जी, सभी को नमस्कार। बोलिए। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, तो ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई, थोड़ा ब्रेक के पहले जितनी चर्चा हुई उसमें हमने व्यवस्था को समझने की कोशिश की और प्रकृति में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है उसको देखने की कोशिश की। ठीक है? क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि हमने पहचाना कि सुख बराबर स्वीकृति और स्वीकृति व्यवस्था के लिए, तो जब तक मेरा मन व्यवस्थित नहीं हो जाता, शरीर व्यवस्थित नहीं होता या उसका सॉल्यूशन नहीं होता, है ना, और मेरा परिवार कैसे व्यवस्थित होगा और फिर मेरी कंपनी भी, फिर देश भी, समाज भी, तब तक मेरे को अंदर से बेचैनी ही रहती है। तो चाहे चीज़ें ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो मैं उस सॉल्यूशन के साथ में चल सकता। तो धीरे से हम स्वीकृति को समझने के लिए व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नेचर में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, ताकि हम व्यवस्थित हो सके। चलिए वो बोर्ड साफ कर दो। उधर वाला पकड़ के। हाँ जी, तो ब्रेक के पहले हमने एक प्रयास किया कि नेचर में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। अभी हम एक प्रयास करेंगे कि हमारी बनाई हुई व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। क्या पता वो व्यवस्था है ही नहीं, जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया। क्या चर्चा किया? यदि एड्रेस ही गलत है तो कितने साल, कितने घंटे रोज़ मेहनत करेंगे कि मंजिल को पा जाएंगे। तो हमने देखा कि हमने ज़िंदा रहने को जीना माना है। सुख के ऊपर हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कुछ भी करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम व्यवस्था को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है और हमारी बनाई हुई व्यवस्था, जिसको हम व्यवस्था बोलते हैं, वो व्यवस्था है भी कि अव्यवस्था ही है। तो उसमें कितनी भी मेहनत करेंगे, उसमें ज़िंदगी लगाएंगे तो उसमें कुछ निकलने वाला ज़्यादा नहीं है ना। तो यदि मेरी क्लैरिटी होगी कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, तो मेरा तन मन धन कहाँ लगाऊंगा, तो मैं बेहतर तय कर पाऊँगा। एट द एंड ऑफ द डे मैं 70 साल का होऊंगा, 80 साल का होऊंगा, तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा कि ज़िंदगी से क्या निकला, है ना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे ज़िंदगी पूछ ही लेती है, इतने साल मेहनत किए क्या निकला। तो अपने आप को जवाब दे सकें, खुद से आंखें मिला सकें और अपनी ज़िंदगी की मेहनत पे खुश हो सकें, इसके लिए हमारे विज़न, हमारी क्लैरिटी हो। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, इनका क्वेश्चन ध्यान से सुने, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपने ये बोला कि हर एक इकाई का एक निश्चित आचरण है। तो अगर हम यूनिवर्स में देखते हैं या छोटे लेवल पे देखते हैं, तो इफ़ यू टॉक अबाउट अ सेल, तो सेल का भी कैरेक्टर चेंज होता है, आइटम्स का भी चेंज होता है। जो नेचुरल फोर्सेस हैं, ग्रेविटी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, उनका भी कैरेक्टर चेंज होता है। उससे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो उसको कैसे कह सकते हैं कि उसका एक निश्चित आचरण ही है? जी, तो एक तो ये समझ में आता है कि हज़ारों साल से, लाखों साल से ये सृष्टि चल रही है। और सृष्टि में देखें तो प्लैनेट भी है, उस पर तमाम वेजिटेटिव ग्रोथ, इतनी सारी प्रजातियां, सब कुछ है, मौजूद है और आगे भी बना हुआ है। जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी बने हुए हैं, और मानव है, कम से कम उसके ज़िंदा रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो भी धरती पे मौजूद है। तो इन सबको देख के समझ में आता है ना। हम लोहे को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तमाम मेटल्स को यूज़ करते हैं, तमाम जो भी मैकेनिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेसेस को हम सिस्टमेटिक करके डिफ़ाइन कर पाते हैं, पढ़ा पाते हैं। ये तभी संभव है जब उसके आचरण की निश्चितता है। लोहा या आज इस तरह से बिहेव किया, कल उस तरह से बिहेव कर गया, तो लोहे को फिर यूज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। तो एक तो हमको ये समझ में आता है कि जो कुछ भी नेचर में है
उसका एक निश्चित स्वरूप है। जैसा कि हमने कहा कि यदि लोहे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाँद पे भी लोहा मिलेगा, मंगल पे भी मिलेगा, तो जो लोहे का एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं बदलती है, लेकिन जो वातावरण के प्रभाव पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें कोई चीज़ें बदलती हैं। जैसे वायरस का आ जाना, कोई और चीज़ का ग्रोथ हो जाना। तो इसका मतलब है कि नेचर में एक कंटिन्यूस इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का एक ही मतलब है कि हर इकाई दूसरी इकाई पे कोई प्रभाव डालती है, ये प्रभाव मिलके फिर नया एक इवोल्यूशन होता है। उस इवोल्यूशन को हम किसी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं ये फाइनली किसी इवोल्यूशन के फॉर्म में है। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है कि जब तक मानव का इंटरवेंशन नहीं होगा, नेगेटिव इंटरवेंशन नहीं होगा, तब तक ये कोई भी प्रभाव इवोल्यूशन के लिए हैं, ये सृष्टि को ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसका पॉजिटिव पार्ट ये है, जो कुछ भी होगा जब तक मानव उसमें शामिल नहीं हुआ, मानव का नेगेटिव इंटरवेंशन शामिल नहीं हुआ, तो जो कुछ भी है कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। तो उस तरह से हम देखते हैं। तो जो जनरल जो बेसिक नेचर है, चाहे वो लोहे की बात करें, जितने ISI कोड हमने बनाए हैं वो कैसे बनाए, क्योंकि उसके आचरण की निश्चितता है। तो उस आधार पे कह रहे हैं कि मूल में आचरण की निश्चितता है। किसी एक इकाई का दूसरी इकाई पे प्रभाव पड़ने से कोई तीसरी चीज़ निकल के आ जाए, वो इवोल्यूशन का प्रोसेस है। भैया एक मिनट की बात पूरी हो जाए। अभी आप जो बात कर रहे हैं वो एक मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अभी हम नेचर की जब बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सारी चीज़ें मान लीजिए, तो जैसे प्लांट हो गया, तो प्लांट की ग्रोथ भी डिफरेंट होती है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, ठीक है, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सो सेम चीज़ें ह्यूमन पे अप्लाई नहीं होती। ह्यूमन में अप्लाई हो ही रही है, मानव के शरीर में तो अप्लाई हो ही रहा है। मानव का शरीर यदि आप देखोगे तो नेपाली शरीर अलग दिखाई देता है, साउथ इंडिया का शरीर अलग दिखाई देता है ना, रशियन शरीर अलग दिखाई। तो शरीर जो है भौगोलिक पर फिजिकल केमिकल रियलिटी है, इसलिए फिजिकल केमिकल रियलिटी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है अभी अब आदमी का बिहेवियर। जब आदमी के आचरण की बात करेंगे तो मोटे रूप में उसको देख सकते हैं कि धन के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, मानव और नेचर के साथ वो कैसा बिहेव करेगा। तो ये जो सारी जिसको हम आचरण की बात कर रहे हैं, तो इस आचरण के दो तरह के सोर्स हैं। एक तरह का सोर्स है जो एक कंडीशनिंग से आ रहा है, माहौल, परिस्थिति, परिवेश। फिर एक जिसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि फाइनली मानव का होना एक एग्जिस्टेंशियल क्रिएशन है और एग्जिस्टेंस किसी नियम के साथ है, मानव भी उस एग्जिस्टेंस का पार्ट है। तो मानव जिस तरह से सारी चीज़ों के आचरण की निश्चितता है, उस तरह से मानव में भी एक निश्चित आचरण की प्यास है। जैसे हर एक मानव अपने आचरण को कैसा देखना चाहता है, उसमें स्टेबिलिटी हो कि अनस्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो। दूसरे का आचरण अपने साथ कैसा देखना चाहता है, स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो, स्टेबल हो। लेकिन स्टेबल आचरण किसको बोलेंगे, ये क्लैरिटी हमारी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ परंपरा में उपलब्ध नहीं है, जब पहली बार कोई चीज़ उपलब्ध होती है तो उसका नाम अनुसंधान है। तो ये दर्शन एक अनुसंधान है कि मानवीय आचरण, मानव की समझ और मानवीय आचरण की समझ यूनिवर्सल लेवल पे कैसा होता है, उसको ये व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। अब हम लोग इसका रिसर्च कर रहे हैं। तो दो शब्द हो गए, अनुसंधान और शोध। जो चीज़ मानव जाति को पहली बार उपलब्ध होती है उसका नाम अनुसंधान है। अनुसंधान को बाकी लोग रिसर्च करते हैं और उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने में इंस्टॉल करते हैं। तो हम उस प्रोसेस में हैं कि ये यदि नेचुरल है तो जितनी भी नेचुरल एंटिटीज़ हैं उनका एक नेचुरल बिहेवियर है। मानव भी एक नेचुरल एंटिटी है। जब मानव अपने होने को उस नेचुरल फॉर्म में पहचानेगा तो उसका भी बिहेवियर नेचुरल हो जाएगा। इसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो शरीर हमारा नेचुरल है ऑलरेडी, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। तो कहाँ से कहानी शुरू हो रही, मानव का शरीर जैसा है इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव में सोचने समझने की असीम क्षमता है, इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। मानव की ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है, ये सोचने समझने का जो अनलिमिटेड पोटेंशियल मेरे पास है, इसको मैं कहाँ यूज़ करूँ कि मैं सुखी हो जाऊँ, इतना मानव कर रहा है। तो सुख की समझ आएगी तो वो जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है सोचने समझने का और जो शरीर की ताकत है उसको वो कहाँ लगाए कि उसकी ज़िंदगी में सुख रूपी फल आ जाए, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका ब्लूप्रिंट आपके सामने रख रहे
इसको रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करके यदि हमको लॉजिकली ठीक लगता है, पहला पार्ट है, हमारे जीने में प्रमाणित होता है, दूसरा पार्ट है। तो फाइनली जिस तरह से एजुकेशन में, क्लासरूम में हम इंजीनियर डॉक्टर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसी तरह से क्लासरूम में एक आचरण को भी प्रोड्यूस कर पाएंगे, मानव को भी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ऐसी कोशिश। हाँ जी भैया, मुझे एक बात जाननी थी कि जैसे हम कह रहे हैं कि मानव अपने प्राइमरी इवोल्यूशन पे है, तो वो मन के स्तर पे है? ठीक है, तो मानव अपने प्राइमरी इवोल्यूशन पे है, उसको आने दो लगभग। तो भैया मुझे एक बात जाननी होती है कि फिर वो जो 4 युग बनाए, सतयुग, त्रापर युग, त्रेता युग और फिर कलयुग, तो उसमें तो ये बताएं कि अब मानव का स्तर गिरता जा रहा है, और इस तरह से अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो इसमें तो मानव का स्तर बढ़ता जाएगा, तो वो मतलब गलत है, क्या है मतलब वो? लिख के डाल दो। हाँ जी सर। क्या कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उस पर फिर चर्चा करने जाएंगे तो एक लंबा टाइम जाएगा, तो अभी लिख के डाल देते हैं, बेस बनने देते हैं। जब बेस बन के एग्जिस्टेंस तक पहुंचेंगे तब फिर इनकी बात भी कर लेंगे। अभी अपन मानव को समझने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये रिसर्च को हिंदी में तो अनुसंधान ही बताया है। इसलिए मैंने दोनों शब्दों को पैरेलल कहा, इसलिए उसका मीनिंग भी कहा। अब मीनिंग शब्द को देने वाला मानव ही है, तो उसको रिडिफाइन कर लें, जैसा कहा गया है वैसा डिफाइन कर लें। हाँ जी, आगे चले, बढ़िया। तो देखिए, फिर से रिपीट करता हूँ ताकि कनेक्शन बना रहे। अभी तक हमने ये पहचाना कि स्वीकृति बराबर सुख है, और स्वीकृति व्यवस्था के लिए है। मानव जहाँ जहाँ है उसको पहचाना, वो कहीं भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ से हमको व्यवस्था का कोई सूत्र मिलेगा नहीं। हम नेचर में गए, नेचर में हमने पाया कि जीने देना ही जीना है, इसका नाम व्यवस्था है। प्रकृति में जो कुछ भी है, एक लाइन और लिख देता हूँ, प्रकृति में जो कुछ भी है वो अपने आप में एक व्यवस्था है, हार्मनी है। प्रकृति में सभी इकाइयाँ परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इसलिए नेचर सस्टेन करता है। तो प्रकृति में सभी इकाइयाँ एक दूसरे के पूरक हैं, तो सभी इकाइयाँ एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति की व्यवस्था नीचे से ऊपर है, बॉटम अप है। प्रकृति में हर इकाई शक्ति संपन्न है। सेल अपनी शक्ति के साथ है, एटम अपनी शक्ति के साथ है, मॉलिक्यूल अपनी शक्ति के साथ है। हर इकाई शक्ति संपन्न है। हर इकाई के आचरण की निश्चितता है, वो स्वनियंत्रित है, स्व अनुशासित है। और पूरे एग्जिस्टेंस को देखें तो हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। अभी हमारा घर कैसा है? हर इकाई स्वयं में व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? जिंदा रहने को जीना मानता है ना? जिंदा रहने को जीना मानता है, तो जीने का स्वरूप ही पता नहीं है तो व्यवस्थित कहाँ से होगा? तो पूरा घर हमको दिखाई देता है कि अभाव और शिकायत की मानसिकता के साथ दिखाई देता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में शिकायत वाला भाग, समस्या वाला भाग बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तमाम उपलब्धियों के बावजूद हम नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो मानव में व्यवस्था, अभी हमें हमारी बनाई हुई व्यवस्था को एक बार देखते हैं कैसी है। चलिए, हाँ जी, बोर्ड के साथ साथ चलेंगे। मानव की बनाई हुई व्यवस्था कैसी है? तो मानव को मानव क्यों बोलते हैं? तो मन से संचालित है, इसलिए उसका नाम मानव है। और मानव में मन है कि उसमें मानने की घटना है। मन में मानने का काम होता है। मानने का काम जैसे ही होता है तो मानव जिसको ठीक मानता है उसको दूसरे को भी मनाना चाहता है। जैसा मानव मानता है उसको मनाना चाहता है। यहीं से पर नियंत्रण शुरू होता है। दूसरे को नियंत्रित करने का काम यहाँ से शुरू होता है, जो कि मानव को अस्वीकार है, जो कि मानव को अस्वीकार है। और यहीं से विरोध शुरू होता है। ये मानव की एक कहानी है। मानव मन से संचालित है, इसलिए उसका नाम मानव है। मानव में मानने का काम होता है। जिसको मानव मानता है कि वो सही है, उसको दूसरे को भी मनाने का प्रयास करता है।
और यहाँ से पर नियंत्रण की बात शुरू होती है, इसको हम विरोध करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली देखने जाएं तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखने जाएं तो ये पता चलता है कि एक मानव जिसको ठीक मानता है उसको कभी भय से दूसरे को मनाना चाहता है, कभी प्रलोभन से मनाना चाहता है और कभी आस्था से मनाना चाहता है। और मैं स्वयं भी किन्हीं चीज़ों को ऐसे ही मानता हूँ। एक मानव के रूप में मैं अपने आप को कैसे मनाता हूँ, कोई चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है, मैं कोई चीज़ कैसे मानता हूँ। कभी मैं भय से कोई चीज़ को मानता हूँ, कभी प्रलोभन से मानता हूँ, लालच होता है, और कभी आस्था होती है। इसके लिए कभी लॉजिक का प्रयोग भी कर लेता हूँ, लेकिन मूल में जो ड्राइविंग फोर्स है भय, प्रलोभन और आस्था है। इसको और कहने की ज़रूरत नहीं। कभी हम भय से गवर्नड होते हैं, कभी लालच, टेम्पटेशन, और कभी आस्था से नियंत्रित होते हैं। जब हम अपने परिवार के दूसरे आदमी को किसी बात को मना रहे होते हैं, जब हम अपने परिवार के लोगों को मनाना चाहते हैं किसी बात के लिए, अपने बच्चों को, पत्नी को, भाई को, तो हमारे पास क्या टूल होते हैं। तो कभी मैं अपने आप को भय से नियंत्रित करता हूँ, कभी प्रलोभन से करता हूँ, कभी आस्था से करता हूँ। भय, प्रलोभन, आस्था क्लियर है कि एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है? हाँ जी, एग्जाम्पल लूँ? क्लियर है? आस्था का, जब भी बच्चा घर से बाहर जाता है हॉस्टल में रहने, तो माँ बाप के पास एक अंतिम लाइन होती है, ब्रह्मास्त्र होता है, बेटा घर की इज्जत का ख्याल रखना। ये क्या है? आस्था है, क्योंकि बच्चे को घर के सम्मान के प्रति आस्था है। मेरे गांव के प्रति मेरा सम्मान हो सकता है ना, मेरी परंपरा के प्रति, मेरे धर्म के प्रति, मेरी जाति के प्रति, मेरे देश के प्रति, मेरे माँ बाप के प्रति। तो जिन लोगों को मैंने अपने लिए पूजनीय माना है या श्रद्धा मेरी जिनके प्रति है, जिनको मैंने बड़ा माना है, कि क्यों है मुझको नहीं पता, मुझको ऐसा बताया गया है, मैंने मान लिया है, ठीक है, उसका नाम आस्था है। तो आस्था का मतलब है बिना जाने मान लेना, इसका नाम आस्था है। जब आदमी बिना जाने मानता है तो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आदमी बिना जाने मानता है। बिना जाने मानने का काम होता है, तो बिना जाने मानना तीन तरीके से होता है। कभी भयवश होता है, कभी प्रलोभनवश होता है, कभी लालचवश होता है। तो बिना जाने जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं उनको आस्था बोलते हैं। दूसरा काम होता है जिसको बोलते हैं जानकर मानना। जानकर मानना और बिना जाने मानना। तो जानकर मानना का मतलब है एज इट इज़ इन द एग्जिस्टेंस, जैसा अस्तित्व में है, जैसा अस्तित्व में है वैसा जानना। और ये बुद्धि वाली फैकल्टी है, उससे नीचे में ये नहीं होता है। ये तीनों मनोवृत्ति चित्त में होता है। क्योंकि ये चर्चा हमारी हो गई है इसलिए बोल सकता हूँ। तो ये तीनों मनोवृत्ति चित्त में होता है। हाँ जी, आगे चलूँ? क्या चर्चा हुआ? अभी की स्थिति में जब मैं कोई भी चीज़ मानता हूँ उसको जांच के देख लीजिए। कभी भय से मानता हूँ, कभी लालच से मानता हूँ, कभी कोई आस्थावश मानता हूँ। इससे अलग कोई चीज़ आपके पास हो तो बोलिए। अभी जैसा हम जी रहे हैं उसमें जो कुछ भी हम मान रहे हैं उसके तीन सोर्स हैं, या तो आउट ऑफ फियर, या आउट ऑफ टेम्पटेशन, या आउट ऑफ आस्था। कोई बिलीफ सिस्टम है। ठीक, आगे बढ़ूं। हम अपने परिवार में भी किसी को मनाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास तीन सोर्स हैं। कभी आस्थावश, भयवश, प्रलोभनवश। समाज में जब हम एक दूसरे से हम बात करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी कभी आस्थावश, कभी प्रलोभन, कभी भयवश। क्योंकि बेसिकली परिवार का एक्सटेंशन ही समाज है। अब आगे आते हैं
कि जब हम एजुकेशन में किसी बात को मान रहे हैं, मना रहे हैं, एजुकेशन का सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंटेंट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, तो एजुकेशन में प्रधान चीज़ कौन है? हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? भय किस बात का? पैसा नहीं होने का। तो बेसिकली प्रलोभन है। प्रलोभन मेन चीज़ है। पैकेज मिल जाए, पढ़ाने वाले को भी पैकेज मिल जाए, पढ़ने वाले को भी पैकेज मिल जाए, चलाने वाले को भी पैकेज मिल जाए। पैकेज नहीं मिलेगा इसका भय, और इसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना। तो कंट्रोलिंग टावर जो कंट्रोल है वो प्रलोभन पे है। प्रलोभन है इसलिए भय काम करता है। जिसको लगता है कि मेरे को पैसा चाहिए ही नहीं, अब क्या भय काम करेगा? ऐसे। तो शिक्षा का मतलब है, व्यापार में देखें तो नियंत्रण करने वाली चीज़ क्या है? व्यापार में हम कैसे नियंत्रित हो रहे हैं और कर रहे हैं? व्यापार, प्रलोभन। इसलिए शिक्षा और व्यापार एक ही बात है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा का क्या हो गया? व्यवसायीकरण हो गया, है ना। मानव की मानसिकता में व्यवसाय है, वो जो भी करेगा व्यवसाय ही करेगा। उससे अधिक की मानसिकता हमारे पास नहीं है। आस्था वो उसको छोटा मोटा हो जाता है। तो इससे पता चला कि शिक्षा का व्यवसायीकरण होना ही है, क्योंकि वो वहाँ नहीं ले जा रही है जहाँ कोई बड़ी खुशी मिलेगी। इसका मतलब शासन का मूल सोर्स क्या है? शासन कैसे चल रहा है? भय है। देश के जो अंदर लोग हैं उनके लिए पुलिस होती है, और देश के जो बाहर लोग हैं उनके लिए मिलिट्री होती है। बस दो डंडे हमारे पास हैं, दो डंडे से देश चलता है, और देश के बाहर की चीज़ें नियंत्रित होती है ना। तो इससे पता चलता है बाकी दोनों इससे नियंत्रित होती। और हमारा क्या? हमारा न्याय तंत्र कैसे चलता है? न्याय तंत्र के पास डंडा है, वो दंड संहिता है। उसकी बात नहीं मानोगे तो उसके पास पुलिस है। ठीक। और क्या बचा? न्याय हो गया, शासन हो गया, व्यापार हो गया, धर्म। धर्म का सारा कंट्रोल कहाँ पे है? आस्था। धर्म में आस्था है तो आप उससे नियंत्रित होते हो। रोज़ा आता है तो आपको पता नहीं चलता है ना। और नवरात्रि आई, चल पहला तो कर ही लेता हूँ, पहला और आखिरी, पाप मत पड़े। तो आस्था है, आस्था है, इसलिए भय प्रलोभन काम करता है। और क्या बचा? चिकित्सा। हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम बेसिकली प्रलोभन पे पहुंच गया है, व्यवसाय में आ गया है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो दोनों सेवा थे, धीरे धीरे हमारी मानसिकता आस्था से उतर के नीचे आई। आस्थावश वो सेवा में चल रहे थे, आस्था गई तो दोनों व्यवसाय में आ गए। हाँ जी, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी वर्तमान सारे सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं। उन सिस्टम्स में पूरी जान भी लगा देंगे तो लास्ट में समझ में आएगा कुछ नहीं निकला। तो आपको क्लैरिटी हो कि आप ज़िंदगी कहाँ लगा रहे हो, और यदि कहाँ लगा रहे हो तो कहाँ लगानी है, तो क्या उसमें चेंजेस करने हैं। हाँ जी, इस पूरी चर्चा से क्या निकला? हमारे सारे सिस्टम्स का सॉफ्टवेयर कितना है वो आपके सामने कहने की कोशिश की है। और बड़ी घटना ये घटी है, बड़ी घटना ये घटी है, भय से ज़्यादा पावरफुल कौन है? प्रलोभन, लालच। और लालच से ज़्यादा पावरफुल आस्था, और आस्था से ज़्यादा पावरफुल तर्क। तो आधुनिक शिक्षा की जो बहुत पॉजिटिव बात कहें, आधुनिक शिक्षा का पॉजिटिव बात है कि उसने तर्क को एंटरटेन किया, लॉजिक को एंटरटेन किया। आस्था ने तर्क को उस तरह से एंटरटेन नहीं किया, है ना। हमको अपने बचपन में याद है वो कृष्ण भगवान के बारे, कोई आजकल जैसे बच्चे करते हैं ना, कृष्ण भगवान क्या थे, कपड़े उठा के ले गए थे, ऐसा ठीक थोड़ी है ना। तो कृष्ण भगवान के बारे हमारे मन में कोई नेगेटिव बात आ गई तो हमको खुद को पाप जैसा फील होता था कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है। और अभी का बच्चा गिन गिन के गलती बता बता के अपने आप को बड़ा महसूस करता है कि मैंने उसमें भी गलती निकाल दी। तो ये चेंज क्या आया?
कि हम आस्था वाले मॉडल में पले थे, आप लॉजिक वाले मॉडल में पल रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि तर्क आने के बाद सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट उसका आया कि आस्था ब्लास्ट हो गया, क्योंकि हर चीज़ पे क्वेश्चन खड़ा हो गया। सुबह पूजा करने से क्या हुआ? आप रोज़ सुबह उठ के पूजा करते हो, बच्चा देखता है, फिर उसके बाद दिन में आप झगड़ा करते हो घर में, तो आपकी पूजा का कोई मतलब नहीं। तो बच्चा जब परिवार में आपके आचरण को देखता है तो आपके जो भी आस्था वाले कार्यक्रम थे उसके प्रति उसकी आस्था नहीं रहती है। बाकी रही सही कसर बहुत सारी बाबाओं की पूरी हो जाती है, ये बाबा है। संसार में भी लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, लेकिन जो लोग कोई बहुत प्रवचन दे रहे हैं, यदि वो उल्टा सीधा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट है ना, उसको लोग नेचुरली सोचेंगे। तो इससे ये क्लैरिटी बनती है कि आस्था, लॉजिक आने के बाद आधुनिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की जो बड़ी देन है, वो एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि उसने तर्क का स्वागत किया। तर्क का बड़ा आया कि उससे आस्था ब्लास्ट हो गया। आस्था ब्लास्ट हो गया तो प्रलोभन तो उससे छोटा ही था, भय तो उससे छोटा ही है ना। अभी घर के बच्चे को डांटने की कोशिश करोगे तो क्या बोल देता है? आप क्या करोगे? मारोगे ना, लो मार लो। अब उसके बाद क्या बोलो? बात ही खत्म हो गई। तो जब एक आदमी को सोचना आ जाता है तो वो आपकी अंतिम सीमा को सोचने लगता है कि आप मैक्सिमम क्या कर डालोगे, और वहां से उसका डर खत्म हो जाता है। तो इससे तीनों ब्लास्ट होने लगे। लेकिन इनकी खुद की हालत कैसी है देखिए। अब कुछ आपसे पूछता हूं और आप अपने में ऑब्जर्वेशन करके बताइए। एक आदमी जितना पावरफुली भय, प्रलोभन, आस्था से स्वयं को नियंत्रित कर सकता है। अच्छा, ये भी हम देखें, सारी भय, प्रलोभन, आस्था के बावजूद हमारे भाव और विचार में स्टेबिलिटी आ रही है? सारा भय, प्रलोभन, आस्था के बावजूद हमारे भाव और विचार में स्टेबिलिटी आ रही है? नहीं आ रही है। तो एक तो ये समझ में आया कि भय, प्रलोभन, आस्था से मैं स्वनियंत्रित नहीं हो पाया हूँ, मैं ही नहीं हो पाया हूँ। लेकिन इसके बावजूद भय, प्रलोभन, आस्था से जितना पावरफुली मैं खुद को नियंत्रित कर पाता हूँ, क्या उतना पावरफुली मैं अपनी पत्नी या बेटे को नियंत्रित कर पाऊंगा? भाई मेरी तो मेरे पे चलती है ना, कि मैं चाहता हूँ जैसा मान सकता हूँ, लेकिन जैसा मैं मानता हूँ ऐसा मेरा बेटा भी मानेगा, पत्नी भी मानेगी, ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी है। तो इससे एक बात ये निकल के आई कि भय, प्रलोभन, आस्था से जितना पावरफुली मैं अपने आप को नियंत्रित कर सकता हूँ, जितना भी कर पाता हूँ, उतना ही मैं दूसरे को नियंत्रित कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इसलिए आप पाएंगे एक परिवार में एक व्यक्ति की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरे परिवार को एवरेज करेंगे तो क्वालिटी एक व्यक्ति के ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? नीचे जाएगी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो एक क्लैरिटी बनी कि एक परिवार में एक व्यक्ति की क्वालिटी, भाव और विचार की क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन पूरे परिवार को एवरेज करेंगे तो वो क्वालिटी नीचे आ जाती है। समाज को एवरेज करेंगे तो क्वालिटी और नीचे आ जाती है। व्यापार को एवरेज करेंगे तो क्वालिटी और नीचे आ जाती है, क्योंकि वहाँ तो टूल ही एक है, वहाँ तो केवल पैसे से नियंत्रित है सब। आस्था भी गई, वहाँ तो आस्था नहीं है, ठीक। और शिक्षा को देखेंगे तो क्वालिटी है ना, व्यापार के रूप में है। शासन की क्वालिटी, जब घर का बच्चा भय से नियंत्रित नहीं है ना, समाज पूरा हम भय से नियंत्रित कर लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो भय से नियंत्रित हो जाएंगी। रेड लाइट क्रॉस किया तो 5,000 का फाइन लगेगा, ये हो जाएगा। अब घर में पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो 5,000 का फाइन रोज लगेगा। सीसीटीवी कैमरा बेडरूम में बस नहीं लगाएंगे, बाकी सब जगह लगा रहेगा। तो जब भी किसी कैमरे में ऊंची आवाज़ आई, अपना एल्गोरिथम डेवलप कर ही देंगे ये लोग। एल्गोरिथम बता देगा इस घर में इतनी बार झगड़ा हुआ, तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा फाइन घर में पहुंचेगा। क्या इससे घरों के झगड़े बंद हो जाएंगे? बेडरूम में होएगा, चल चल झगड़ा करना बेडरूम में चल। अभी भी घर में जहाँ बच्चे बैठे रहते हैं, थोड़ा सा हम उनके बच के ही झगड़ा करना चाहते हैं, बच्चों को भेज देते हैं जाओ हमको झगड़ा करना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भय, प्रलोभन से कुछ फिजिकल चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। आप रेड लाइट क्रॉस नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे,
लेकिन एक आदमी के भीतर भाव और विचार में गलती नहीं होगी, इसको कौन सा कैमरा नियंत्रित करेगा? दो लोगों के बीच में संबंध ठीक रहेंगे, इसको कौन सा नियंत्रित करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिया कि नहीं, 4 भाइयों ने अपनी बहनों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल दिया सभी बहनों का संपत्ति में समान बंटवारा है, समान अधिकार रहेगा। इससे भाई भाई में प्यार बढ़ गया, बल्कि आर पार हो गया। ले भाई अपनी संपत्ति ले जा, बाय, खत्म हो गया। 4 लोगों ने ट्रेन में किसी को जहर दे के उसको लूट लिया था, तो हमने पूरी ट्रेन में घोषणा रोज कर दी, कोई किसी का दिया हुआ खाना मत खाना, किसी में भी जहर हो सकता है। हजारों साल की वो श्रेष्ठ परंपराएं जिसमें आदमी बिना सामने वाले को खिलाए खाता ही नहीं था, है ना। आज कोई किसी से पूछता नहीं है, कोई पूछ भी लेते कोई खाता नहीं है। दिल्ली में 4 लोगों ने बम रखा सीट के नीचे, हर सीट के नीचे पीछे लिख दिया गया आपकी सीट के नीचे बम, आदमी बैठा बैठा भी खड़ा हो जाता है। आज रेलवे को कहा जाए वो शिष्टाचार की पुरानी परंपरा को वापस लेके आओ, क्या ला सकते? इसका मतलब है मानवीय संबंध सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलेंगे। इसका मतलब है मानव नियम से नियंत्रित नहीं है, मानव वो जड़ नियम से नियंत्रित नहीं है, मानव न्याय से नियंत्रित है। न्याय बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, सरकारों का काम नहीं है। सही अर्थों में न्याय तो समाज का काम है, माँ बाप का काम है। हम लोगों ने अपना काम नहीं किया है, कटघरे में हम माँ बाप खड़े हैं। किसने कहा, कौन भाजपा कौन कांग्रेस बोलती है पति पत्नी प्यार से ना रहें? कौन भारतीय संविधान में लिखा है कि पति पत्नी आपस में झगड़ा करें, है ना? कहाँ इसमें सरकार दोषी है, कहाँ इसमें कोई दूसरी पार्टी दोषी है? तो हमारे ज़्यादा दुख कौन से हैं? ज़्यादा दुख हमारे वो हैं जहाँ हमारी अयोग्यता है, जहाँ हमको जीना नहीं आता है। तो मेरे को लगता है कि, और जब इनमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जब देश में कुछ प्रॉब्लम आई पाकिस्तान आया, चाइना आया। हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम आई, सरकार ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है ना? तो मामला एक ही है, बात एक ही। हम अपने आप से भाग रहे हैं, अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे पास उसके सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब है आने वाले 20 साल में ये तर्क बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। भय प्रलोभन आस्था ब्लास्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। आज की स्थितियाँ जैसी हैं उसकी तुलना में 20 साल की स्थितियाँ बहुत व्यवस्थित होंगी या और केओस होगा, अव्यवस्था होगी? खत्म। खत्म। नया घर ढूंढो, नहीं तो सब बेघर हैं। ना अपने घरों में रह पाएंगे, ना ये सरकारें चलेंगी, ना ये कोर्ट चलेंगे, ना ये बाजार चलेंगे, ना ये स्कूल चलेंगे। परिस्थितियां जितनी तेजी से बदल रही हैं उसके अनुसार समाज की कोई तैयारी नहीं है। हम केवल एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं, पैसा किधर से आएगा। जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, हमारे घरों में समस्या संबंध की कमी के कारण है कि साधन की कमी के कारण है? जोर से बोलो। और सारा प्रयास साधन के लिए है कि संबंध के लिए? संबंध बढ़ाने का प्रयास है कि साधन बढ़ाने का प्रयास है? साधन। हम कैसे लोग हैं? समस्या कहीं और है, एफर्ट सारा कहीं और है, जिंदगी को खोया कहीं और है, तलाश कहीं और है। उसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? उसके बाद भी हंस लेते हैं, क्या बुरा है? भला हो मोबाइल का, इतना सारा मटेरियल डाल दिया, कम से कम टाइम पास हो जाता है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है ना? तो थोड़ी सी अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, हम भी 2-4 को गाली दे देते हैं। और दिन भर में क्या सोचना है वो हम थोड़ी सोचते हैं, वो तो मोबाइल बताता है आज तुमको क्या सोचना है। सर, थोड़ा सा असहमत होने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे। आपने बोला व्यापार में प्रलोभन चलता है, तो परिवार में समझ में आ रहा है कि हमारे संबंध सही नहीं है, समाज में समझ में आ रहा है वो बड़े लेवल पे हमारे परिवार की कमी दिख रही है। लेकिन व्यापार में अगर जाएं
तो है काफ़ी स्नेक ऑयल सेल्समैन बोलते हैं जिनको, जो कि कुछ भी बेच देंगे अपने फ़ायदे के लिए, उनको बोलते हैं स्नेक ऑयल सेल्समैन। तो क्या बोलते हैं? स्नेक ऑयल सेल्समैन। स्नेक, सांप, हाँ, स्नेक ऑयल ऑयल, सेल्समैन। तेल, हाँ, ये क्या मतलब हुआ? मतलब एक स्नेक ऑयल क्या हुआ? एक मुहावरे की तरह है ये स्नेक ऑयल नहीं तो सेल्समैन। मतलब क्या होता है? स्नेक ऑयल का क्या मतलब होता है? सांप का तेल, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इस पूरे टर्म का यूज इसलिए करते हैं। मैंने पहली बार सुना है इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, मुझे भी अच्छे से नहीं पता इतना, लेकिन इसका रेफर उन लोगों को करते हैं जो कुछ भी बेच देंगे अपने फ़ायदे के लिए, आपको भी बेच देंगे उनकी ज़रूरत पड़े तो व्यापार में स्नेक ऑयल सेल्समैन ज़्यादा है, ये बात समझ में आती है। लेकिन इस सब में जितना भी गलत हो रहा है, एक होप दिखती है तो यही दिखती है कि कुछ व्यापारी ऐसे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिनका पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा कमाना बुरी बात भी नहीं है, लेकिन उनका विज़न है जो खुद से ऊपर दिखता है। जैसे आप एलोन मस्क की बात करें, उसकी टेस्ला कंपनी है, तो वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, तो वो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में अगर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो। और उसने उसकी दूसरी कंपनी है, वो है स्पेस एक्स, कि वो एक बैकअप प्लान बना रहा है सारे धरतीवासियों के लिए मार्स पे। तो मतलब मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा कि ये कितने सही है या गलत है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो काफ़ी भला करना चाह रहे हैं समाज का, और मेरे को भी एक रास्ता यहीं, एक उम्मीद की किरण यहीं नज़र आती है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, वो अच्छे लोग सभी जगह हैं, वो एजुकेशन में भी हैं, सरकार में भी हैं, पार्टीज़ में भी हैं। कोई जगह खाली हो गई है अच्छे लोगों से। अच्छे लोग मतलब जो बुरा नहीं चाहते। अच्छे लोग की परिभाषा भी ऐसी है। अच्छे आदमी की परिभाषा अभी की कैसी है? अच्छे आदमी की परिभाषा ये है कि वो गलती करना नहीं चाहता है, या फिर संवेदनशीलता है, दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में सहयोगी होना चाहता है। तो अच्छी बात है। तो हम भी ऐसे लोगों के साथ में हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइज। ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइज का मतलब है कि अब तो अपने बात छेड़ी है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी कोई भी कंपनी है, उसके दो बड़े पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर ये है कि लोगों को सैलरी कितनी मिलती है, उससे उस कंपनी की पहचान है, और उसका टर्नओवर कितना है, उससे इस कंपनी की मेजर ऐसा है। और भी कुछ चीज़ें होंगी, मेजर ऐसा है। मैं पर्सनली अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं जब 91-2 में जॉब करता था, दिल्ली में जॉब करता था, तो मेरे को लगता था कि यार 8 घंटे 9 घंटे कंपनी के लिए लगा के और 3 घंटे आना जाना करने के बाद 12 घंटे खर्च होने के बाद मेरे पास अब कोई ऊर्जा नहीं बची है, तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, इस सब के लिए कोई जगह है ही नहीं। और कंपनी मेरी मेहनत से जो पैसा कमाती है उस पर मेरा कोई अधिकार है नहीं। और कंपनी में मेरा वजूद इतना ही है, जैसे हम एक मोटरसाइकिल, कार मेंटेन करते हैं, रोज़ पेट्रोल डालते हैं और मेंटेन कराते हैं। मेरा परिवार चलाने के लिए मुझको कंपनी की ज़रूरत है, लेकिन यदि मैं जॉब छोड़ता हूँ तो वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये तो मानव के लिए सम्मानजनक रिश्ता नहीं हुआ। ये मानव के लिए सम्मानजनक रिश्ता नहीं हुआ, ये टोटली एक तरफा मामला है। तो मेरे को याद आया कि पुराने समय में दास रखते थे, दास की फैमिली अपने साथ रहती थी, तो दास के साथ कुछ भी कम ज़्यादा होता था, वो बीमार हो गया, मर गया, तो अपनी आँख के सामने मरते हुए देख नहीं सकते थे। तो ज़्यादा अच्छा तरीका हुआ कि तुम प्राइम टाइम हमको दे दो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ। अब मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरे घर में क्या परेशानियाँ हैं, मैं किस परेशानी से जूझ रहा हूँ, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं। वो एक पैसा देती है और हमारा काम पूरा होगा, नहीं तो हायर और नहीं तो फायर। तो ये टोटली अमानवीय रिश्ता है, इसमें कहीं भी मानव नहीं है। तो ऐसा सोच के ही मैंने जॉब से रिज़ाइन किया था कि कम से कम मैं किसान का बेटा हूँ, छत और रोटी मेरे घर में है, छत और रोटी के लिए तो मेरे को ये काम नहीं करना है, और इसमें ज़िंदगी का कुछ बड़ा निकलेगा वो मेरे को दिख नहीं रहा है। आज इसी दौर में आगे बढ़ते हुए हमारे एक मित्र, मैंने पहले भी चर्चा किया, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो कभी उन्होंने हमारे साथ काम किया था और एजुकेशन पे हमने काम किया। उन्होंने जमनालाल बजाज से MBA भी किया था। तो ये पूरे प्रोसेस से गुजर के उन्होंने कभी कमेंट किया कि यार ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि दुनिया की सारी कंपनियाँ केवल इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट की बात कर रही हैं, भय और प्रलोभन पे आधारित है ना, जबकि मानव के लिए भय प्रलोभन
भय प्रलोभन से मानव में कोई चेतना का विकास नहीं होता है, तो किसी कंपनी या सरकार चलाने के लिए सही अर्थों में कोई मानवीय आधार होने की ज़रूरत है। और जो इस दर्शन से निकल के आ रहा है कि एक मानवीय आधार हो सकता है, तो मैं इस पर एक बुक लिखना चाहता हूँ। कभी ऐसी बात उन्होंने कहा, फिर ये बात आई गई हो गई। किसी एक तीसरे व्यक्ति ने मेरे से कहा कि आप एक सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है। जब तक सॉफ्टवेयर को आप हार्डवेयर में पैक करके नहीं देते हो, समाज उसकी कीमत नहीं पहचानता है। जैसे मोबाइल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, जिसको हार्डवेयर में पैक करके दे दिया तो हर जेब में एक उपयोगी सामान हो गया। चौथी बात, संयोग ऐसा रहा कि सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और पिछले 5 साल में दिल्ली गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिला। संयोग ऐसा रहा कि जब तक इसको जीवन विद्या बोलते रहे तो कुछ लोग इसके प्रति पॉजिटिव थे, कुछ लोग नेगेटिव थे, क्योंकि बिना जाने लोग कुछ मान ही लेते हैं ये आरएसएस का एजेंडा है, क्योंकि जब भी मूल्य और मानव की बात आएगी वो उधर चला जाता है। किस किस को समझाएं कि इसका किसी व्यक्ति, पार्टी, धर्म, देश से कोई लेन देन नहीं है, यूनिवर्सल कंटेंट है। लेकिन एक अच्छी जो सोच निकली तो उस पूरे कंटेंट को हैप्पीनेस कैरिकुलम के रूप में पैक कर दिया। जब उसी कंटेंट को हैप्पीनेस कैरिकुलम में पैक कर दिया तो उसका नेशनल इंटरनेशनल एक रिकग्निशन हुआ, एक उसकी पहचान बनी। और बहुत सारे लोग, आप जैसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते रहते हैं, जो ऐसे नेपाल के साथ भी कनेक्शन हमारा ऐसे ही हुआ है। नेपाल के लोग खुद ढूंढते हुए आए और फाइनली उन्होंने मेरा नंबर ढूंढ लिया। फाइनली इन्होंने दिल्ली में आके शिविर कर लिए, अभी नेपाल के साथ काम शुरू हो गया है। तो ऐसे कई जगह ऐसे कनेक्शन बैठे हैं। तो यही सारी बात को ऐसा लगा कि अब हम इस जगह में आ गए हैं। अभी हमारे पास दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत है ना, और हरियाणा, ऐसी जगह में 1-1, 2-2 कंपनियां हैं, जिसमें किसी कंपनी में 3,500 लोग भी काम करते हैं, कहीं 150-200 लोग भी काम करते हैं। और इनके ओनर्स पूरी तरह से इस कंटेंट को अध्ययन करने में लगे हुए हैं, बहुत ईमानदारी के साथ। तो अभी रिसेंटली, अभी मैं कल आया हूँ, तो परसों हमने बैठ के मीटिंग किया। डायमंड कंपनी है अहमदाबाद में, समर्थ डायमंड के नाम से, 3,500 लोग काम करते हैं। उनकी फैमिली में 18-19 लोग हैं, जिसमें से 3 बच्चे IITian हैं और तीनों बच्चे अपने फैमिली बिजनेस में काम करते हैं। इंटरनेशनल ऑफिस बेल्जियम है और इंडिया का ऑफिस मुंबई है। तो करीब 5 से 6 साल पहले ये लोग संपर्क में आए और धीरे धीरे अब पूरे परिवार में जो अच्छी स्थितियाँ बनी हैं और पूरे बिजनेस में, तो उनका मन है कि हम पूरे बिजनेस को, हम अपने बिजनेस, पूरे बिजनेस में लोगों को पार्टनर बनाएंगे और हम कुछ इस तरह से काम, पहले से भी वो कुछ ऐसा सोचते थे। तो इसका मतलब है कि अब यदि 2 हमारे एस्पेक्ट हैं, कि एक एस्पेक्ट ये है कि सैलरी कितनी मिलती है, कंपनी का टर्नओवर कितना मिलता है। देखो, हम शब्द भी यूज़ करते हैं तनख्वाह। तनख्वाह मतलब तन को खिलाने का जुगाड़। तो तन को खिलाने का जुगाड़ तो हमने सोचा है, मनख्वाह की बात कहाँ सोची है। और जब एक व्यक्ति ने अपने को, आपको डेली का 12 घंटे दे दिया, तो उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ का क्या होगा। इसका मतलब है एक कंपनी केवल आदमी के शोषण के लिए नहीं बनी है। इसका मतलब मानव केवल रिसोर्स नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, मानव एक चेतना है, उसकी चेतना के विकास की ज़रूरत है। तो एक कंपनी में काम करते हुए उसके और उसके परिवार की चेतना का विकास होगा। ये कंपनी का एक सम्मिलित दायित्व है, सम्मिलित उसकी जिम्मेदारी है। आज भी CSR फंड के नाम से कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम करते हैं। तो हमने 4 पैरामीटर अभी वेगली डिफाइन किए हैं और धीरे से इसमें कुछ टीम को जोड़ना चाह रहे हैं। एक पैरामीटर है ऑर्गेनाइजेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरा मानसिक विकास कितना हुआ। तो मेरे को सैलरी जो मिलती है वो शरीर चलाने का जुगाड़ है, वो तनख्वाह है, वो जिंदा रहने का जुगाड़ है, उसमें जीने की कोई दुनिया नहीं है, सैलरी कितनी भी मिल जाए। तो इसका मतलब है जिंदा रहने के साथ साथ जीने का स्वरूप भी उपलब्ध हो। तो कंपनी में इटसेल्फ एक जगह होगी जहाँ पे लगातार ये कैंप्स चलेंगे और लगातार लोगों के लिए इस तरह का काम चलता रहेगा। है हाँ, अभी मेरे को किसी ने बताया चीफ बिलीफ ऑफिसर, CEO के ऊपर चीफ बिलीफ ऑफिसर रहेगा, जो उसके ह्यूमन कंपोनेंट पे कंपनी को एडवाइस करेगा। तो चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर भी अच्छी बात है, इस तरह की टर्म कॉइन कर ही रहे हैं लोग। तो पहला हो गया ऑर्गेनाइजेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स।
दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल सोशल कंट्रीब्यूशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का सोशल कंट्रीब्यूशन ये है कि जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी फैमिली का मानसिक भावनात्मक विकास कैसे होगा, ये सोचना भी मिलके कंपनी की जिम्मेदारी है। तो केवल कंपनी के लोगों के लिए वर्कशॉप्स हम नहीं करेंगे, ये सारी वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ये कंपनी के प्रॉफिट से चलेगी, है ना। तो लोगों के जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स को हम इनवाइट करके उनके साथ चेतना विकास का काम करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जगह में ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा। ये इस्टेब्लिश हो गया है, जितना बोल रहा हूँ ये हो गया है ना, थॉट नहीं बता रहा हूँ, एक्शन बता रहा हूँ, ठीक। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट होगा। तीसरा, कोई भी कंपनी काम करती है तो वो भौतिक रूप में स्टेट को, नेशन को और प्लैनेट को कंट्रीब्यूट करती है, वो कोई भी काम करे। तो तीसरे पैरामीटर्स हो गए ऑर्गेनाइजेशनल स्टेट कंट्रीब्यूशन, नेशनल कंट्रीब्यूशन या इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन के रूप में। भौतिक रूप में उसने कोई प्रोडक्ट बनाया जो धरती के लोगों के रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कोई काम आता है, तो उस रूप में कंपनी का कंट्रीब्यूशन है। तो कंपनी के सक्सेस के पैरामीटर्स को रीडिफाइन करना होगा। कंपनी के सक्सेस के पैरामीटर रीडिफाइन होते हैं तो उसमें कंपनी की रेटिंग अलग तरह से बदलती है। आज भी गुड कंपनीज बोल के कोई प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कुछ उनके पैरामीटर्स होंगे। तो इस तरह से अगले 5-6 साल में हम एक पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन सहित, इवैल्यूएशन सहित, तो हमारा मन था कि IIM अहमदाबाद को इसमें शामिल किया जाए। तो क्योंकि हम अहमदाबाद में बैठे हैं तो IIM अहमदाबाद को शामिल किया जाए। तो वो जो जिनकी कंपनी है वो बोले एक प्रोफेसर हैं, उनसे वो मेरी पुरानी मित्रता है, बहुत दिन से बात नहीं हुई है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। तो मैं इधर के लिए निकला, राजस्थान के लिए, और वो लोग विसनगर है अहमदाबाद के पास, अहमदाबाद के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने फ़ोन लगाया तो वो प्रोफेसर साहब बोलते हैं, वो कल ही मैंने दिल्ली की वो शिक्षा वाली किताब पढ़ी है, हैप्पीनेस कैरिकुलम पे जो बुक है शिक्षा, वो मैंने कल ही वो किताब पढ़ी है। मैं खुद ही सर्च कर रहा हूँ कि ये लोग कहाँ हैं, मेरे को इनसे मिलना है ना, और मैं तो आप ही को ढूंढ रहा हूँ। हम सोच रहे थे IIM अहमदाबाद अति प्रोफेशनल है, बहुत मोटा पैसा चार्ज करेगा, पर शामिल तो करना है, चाहे पैसा चार्ज करे, कुछ भी करे। अब वो प्रोफेसर भी घर का निकल गया। तो हम इस पूरे प्रोसेस को, इस 4-5 कंपनीज़ को केस स्टडीज़ बनाते हुए, इनका पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन करते हुए अगले 5 साल में एक बुक प्रोड्यूस करेंगे कि इंटरनेशनली कंपनी चलाने का मानवीय आधार क्या होगा, और मानवीय कंपनी का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां मानवीय रेटिंग दिया जाएगा। ये कंपनी मानवीय कंपनी है। कैसा रहेगा? बोलो कितने लोग तैयार हैं इसमें दम लगाने के लिए? अभी एक अच्छी बात शेयर करता हूँ। मैं रायपुर में रह रहा हूँ, तो प्रमोद अग्रवाल हमारे एक मित्र हैं जो अमेरिकन कंपनीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं और 45 प्लस माइनस होंगे। अभी वो इसको रिकॉर्डिंग में बाद में ठीक कर लेंगे। तो अभी वो जब मैं घर पे था 10 दिन पहले, तो वो घर पे आए, तो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास सुई की नोक रख के भी ये एक जगह रखने को नहीं है कि ज़िंदगी में समस्या क्या होती है। मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरे मदर फादर, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, सब कुछ जितना मैंने सोचा नहीं था उससे बहुत अच्छा है। तो मेरी ज़िंदगी में समस्या नाम की चीज़ है ही नहीं। उसके बावजूद मैं पिछले 1.5 साल से डिप्रेशन में हूँ। क्या हो गया? बोले मेरे को ये सब बेकार लगता है। ये सब का क्या मतलब है? ज़िंदगी का पर्पस क्या है? ये सब में मेरे को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही है जिसमें मेरे को सुखदायी लग रहा है। तो ये सवाल इतना सीवियर खड़ा हुआ है कि मैंने लगभग 8 महीने साइकेट्रिक से दवाई लिया है और उसका वज़न भी बढ़ गया था। तो बोले अब थोड़ा सा 8 महीने में, 1.5 साल में से 8 महीने दवाई लिया, 8 महीने नॉर्मल होने में लगे, आज मैं आपसे मीटिंग करने की स्थिति में हूँ। तो मैंने कहा, तो वो ये सोच के आया था, वो मेरे को पिछले 10-15 साल से जानते हैं। जब आदमी को लगता है ना कि अब कंपनी देख लिया, पैसा देख लिया, समाज देख लिया, अब कुछ और ही करना पड़ेगा मानसिक शांति के लिए, क्योंकि इस सब में तो शांति मिल नहीं रही है। तो मेरे को बोले अब बताओ क्या करना है, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। तो मैंने उनको ये आइडिया बताया, ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइज। वो इतना खुश हो गया, बोले ये तो करना ही था, मैं तो अभी भी बहुत कुछ करता हूँ,
अब देखो, अब तक हम क्या बोलते थे, आपको छोड़ के निकलना होगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो कर रहे हो उसी को अच्छे से करना है। तो ना हमको घर छोड़ने हैं, ना हमको कंपनी छोड़नी है, ना हमको सरकार छोड़नी है, ना हमको कुछ और छोड़ना है। जो कर रहे हैं उसको ह्यूमन कंपोनेंट के साथ कैसे करना है, उसको चेतना विकास के रूप में कैसे करना है। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं खेती करूं, कि गाय पालूं, कि कंपनी चलाऊं, कि देश चलाऊं। मेरा चेतना विकास होता है तो काम सफल, मेरा चेतना विकास नहीं होता है तो सब असफल। बढ़िया, तो बहुत आशा की किरण है, काफ़ी अच्छे से चीज़ें जा रही हैं। तो इस रूप में देखते हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग चलाते हैं। अब कोचिंग चलाते हुए अहमदाबाद में भी देख रहे हैं, सूरत में भी देख रहे हैं। अब कोचिंग चलाते हुए सारे ये भीलवाड़ा के जितने बच्चे आए हैं, हाथ उठाओ भीलवाड़ा वालों, ये देखो कितने सारे लोग हैं। ये सारे कोचिंग के थ्रू आ रहे हैं, कम और ज़्यादा। एक कोचिंग के व्यक्ति ने शिविर किया है, उसको बात जम गई है, अब उसको ऐसी जमी है, इनके साथ में यही चर्चा करता है। ये लोग भी बोलते हैं केमिस्ट्री हम पढ़ लेंगे, तुम ये वाली बात बताओ। केमिस्ट्री तो हम देख लेंगे। सर कोचिंग के साथ साथ टीचर्स भी आ रहे हैं हम, हैं? कोचिंग्स के बच्चों के साथ साथ अब टीचर्स भी आने लगे हैं। हाँ, अब बिल्कुल। टीचर्स भी आ रहे हैं। माइक दो इनको। क्या माहौल बदला आपके यहाँ? नमस्ते सर, मेरा नाम सीमा है। मेरी सोच में बहुत बदलाव आया है। पहले मैं मतलब कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है मैं मतलब कि पढ़ा रही हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे लग रहा है मतलब कि बच्चों को कम ज्ञान दे पा रही हूँ। अब इसको समझ के ऐसे लग रहा है कि बच्चों को और कुछ सिखाना है और मेरे को भी और कुछ सीखना है इससे, मतलब कि जिससे मैं और आगे मेरे परिवार में और मैं जहाँ पढ़ाती हूँ बच्चों को मैं उसको और अच्छा ज्ञान दे सकूँ। मेरे को ये समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आ रहा। और ये 0 बजट प्रोग्राम है, इसमें कोई खर्चा नहीं। बोलने वाले को आपसे फीस नहीं लेनी है, शिविर ऑर्गेनाइज करने वाले को अपनी जेब से इन्वेस्ट करना है, आपको अपने भोजन का, रहने खाने पीने का इन्वेस्ट करना है। इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई स्टेट का किसी का दान चंदा नहीं है ना। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, गुरुजी नहीं है, माला नहीं है, झंझट नहीं। सीधा सीधा क्लासरूम है, समझना है हमको, जीना है। क्या लगता है अगले 10 साल में ऐसे कितने लोग नहीं तैयार होंगे जो पूरे विश्व के सभी देशों में जाएंगे और इस संदेश को देंगे? क्या लगता है, होगा नहीं होगा? मैं तो होऊंगा, तो हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं है, केवल हमको ये भरोसा ही करने की ज़रूरत है कि हाँ, आदमी मूलतः सुख की तलाश में है, वो मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। उसकी ज़िंदगी में बाहर आ जाए, वो तो दूसरे की ज़िंदगी में बाहर लाना ही चाहता है ना। हमारे आगीवाल जी भी बैठ गए आके, तो आगीवाल जी भी कंपनी में नहीं बैठते हैं, तो आपकी कंपनी का प्रोग्राम अब चेंज करना पड़ेगा। तो पिताजी की शिकायत, तो आप थे अभी जब मैं बोल रहा था ह्यूमनाइजिंग एंटरप्राइज, आप नहीं थे, तो अलग से बैठ के बात करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं यहीं पे वापस पीछे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, हाँ। आपने भी वो डायमंड वाली बात करी थी कि एक फैमिली है जिनको बहुत बड़े व्यापारी है डायमंड के, जो जीवन विद्या से जुड़े हैं, खुद भी सीख रहे हैं, अपने वर्कर्स को भी सिखा रहे हैं, साथ में ताकि परिवार की तरह रह सके, पर मिलके भी वो डायमंड का काम ही कर रहे हैं। तो डायमंड तो वही है ना सर, प्रकृति से ही आ रहा है। क्या हो गया? तो लाइट भी प्रकृति से आ रही है, पर डायमंड तो सर खोद के निकाला जा रहा है ना अंदर से। कोयला भी खोद के निकाला जा रहा है, पर वो भी तो खराबी है ना, पर प्रकृति तो को क्या, नुकसान तो है फिर ना। किससे बात ही नहीं हो पाएगी, है ना। फिर किससे बात ही नहीं हो पाएगी। तो अभी चाहे गुटखा भी आदमी चलाता हो, अध्ययन करने के लिए तैयार है, आदमी समझेगा, अपने में चेंज लाएगा। हम कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि तुम क्या करो क्या नहीं हो करो। तो हमको थोड़ा सा अपने आप में फ्लेक्सिबल होना होगा। हाँ जी, कहाँ पहुँच गए? नरक में? इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? बोलो।
इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? इतना बड़ा काटा मारा, इससे क्या निष्कर्ष निकला? भैया सर। एक चीज़, ये भय प्रलोभन आस्था है, ये तर्क का प्रभाव बढ़ने के साथ साथ ये समाप्त हो जाएगा, तो हमें बुद्धि के स्तर पर सब ले चलेंगे। हाँ। तो ये सारा, तो इसका मतलब है कि तर्क से जिंदगी नहीं चलती है ना, जिंदगी तो भाव से ही चलती है। ये भाव और जो आस्था वाला भाव था वो चला गया है ना। तो लगभग यदि मॉडर्न एजुकेशन का दूसरा पार्ट कहें तो उससे हम संवेदनशील हो रहे हैं कि संवेदनहीन हो रहे हैं, है ना। संवेदनशील कि संवेदनहीन? संवेदनहीन। मेरा पैसा, मेरा कमरा, मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी, बस इस पे भरोसा है। तो इसका मतलब है अब सोचना पड़ेगा कि ज़िंदगी कैसे चलेगी, अब सोचना पड़ेगा कि परिवार कैसे चलेगा, अब सोचना पड़ेगा कि समाज कैसे चलेगा, शिक्षा ऐसी चलेगी, व्यापार ऐसे ही चलेगा। अब ये सब के बारे में सोचना पड़ेगा कि 40 साल में, आने वाले 40 साल में इनकी गति क्या होगी। और यदि विकल्प नहीं दिखाई दिया, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, दुर्गति सामने दिख ही रही है। सरकारें कैसे चल रही हैं ये आपको दिख रहा है। अच्छे लोग उसमें घिस के बेचारे ख़त्म हो जा रहे हैं और कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हमको वो आधार सोचना होगा कि आने वाले समय में एक आदमी की ज़िंदगी, आपके ही जो बच्चे आएंगे उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगा, समाज, शिक्षा, ये तमाम कैसे, उसका आधार क्या होगा, ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है। तो चलिए आगे बात शुरू करते हैं। हाँ जी, आगे की चर्चा ये निकली। अब ये देखिए कि तर्क की जो बड़ी 2 उपलब्धियां हैं, मॉडर्न एजुकेशन की जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो इस रूप में है। तो एक तो तर्क से बड़ा कॉन्फिडेंस ये आया कि सभी समझ सकते हैं। एक 5 साल के बच्चे में भी जिस तरह से लॉजिक डेवलप हुआ है और उसके भीतर कॉन्फिडेंस आया है कि मैं बात कर सकता हूँ, वो अपने क्वेश्चन जिस तरह से बना के बोल पाता है। आप याद कर लीजिए हमारे 5 साल में और अभी के बच्चे के 5 साल में कितना फ़र्क दिखाई देता है ना। जिस तरह से वो बात करता है, क्वेश्चन करता है, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तर्क के आने से सभी समझ सकते हैं। दूसरा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्तमान शिक्षा का, एक्चुअली ये पूरा जो कंप्यूटर, इंटरनेट है ना, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये तमाम जो कुछ भी है ये मॉडर्न एजुकेशन की बड़ी देन है। इससे एक बड़ी संभावना बनी कि हम पारदर्शी व्यवस्था बना सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं बना सकते हैं, है ना। कैसे हो गया? टोल टैक्स पे कैमरा लगाने से केवल कई गुना बजट फंड कलेक्शन कई गुना बढ़ गया है। पहले टोल टैक्स पे आधा पैसा आपस में बढ़ जाता था, अभी टोल टैक्स के पास कुछ बचा ही नहीं है। गाड़ी आएगी, कैमरा देखेगा, पैसा काटेगा, सीधा पैसा अकाउंट में पहुंचेगा, ऑनलाइन पूरा हो गया, इसी क्षण पैसा सारा पहुंच रहा है। तो इससे का पॉजिटिव पार्ट ये है कि देश के पास पैसा पहुंच रहा है यदि उसका सदुपयोग हो तो, है ना। लेकिन देश के पास सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया, बीच में गुंजाइश खत्म हो गई। यदि पारदर्शी व्यवस्थाएं बन सकती हैं तो एक बड़ी संभावना जग गई कि सभी जी सकते हैं। सभी के जीने के लिए, सभी जी सकते हैं मतलब जीने के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, उसको पकड़ लीजिए। देखिए आज भी तमाम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि गवर्नमेंट सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए, आज भी उपलब्ध है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मंत्री जी को कमीशन कहाँ से जाएगा। और देखो आप लोग आप नेताओं का दर्द नहीं समझ सकते। उनको हर 5 साल बाद एग्ज़ाम देना होता है और वो एग्ज़ाम काफ़ी टफ है। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आसान काम नहीं है। तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। सिस्टम ऐसा बन गया, मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सिस्टम ऐसा है कि MP मतलब 20 लाख लोग, MLA मतलब 5 लाख लोग। तो 20 लाख लोगों से एक व्यक्ति बात करेगा ये संभव ही नहीं है। 20 लाख लोग एक व्यक्ति से मिलेंगे ये संभव ही नहीं है। 5 लाख भी मिलेंगे ये भी संभव नहीं है। इसलिए मीडिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट उसमें आएगा ही। और पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसकी उगाही भी कहीं से होगी ही।
तो पूरा सिस्टम पैसा उगाने की मशीन बन के रह जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि शिक्षा को ये भी बताना होगा कि वर्तमान लोकतंत्र हमारे ऊपर बोझ है, इसका भी कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, है ना। योग्य व्यक्तियों को काम करने का अवसर मिले, इसके लिए सिस्टम भी ठीक होना होगा। तो शिक्षा ही वो जगह है जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती है, सोशल साइंस पढ़ाती है, इकोनॉमिक साइंस पढ़ाती है। तो शिक्षा में क्या सॉल्यूशन दिया जाए कि वर्तमान लोकतंत्र के स्थान पर एक सही सिस्टम हो जिसमें योग्य व्यक्ति, अभी स्थिति कैसी है, इलेक्शन जीतने की योग्यता एकदम अलग है और शिक्षा मंत्री बन के डिलीवर करने की योग्यता एकदम अलग है। अब ये दो आदमी अवतारी पुरुष कहाँ से लाओगे? ये आसान नहीं है। बातें करना बिल्कुल आसान है, गाली देना भी बहुत आसान है, लेकिन इस सिस्टम में काम करना इतना आसान नहीं है। तो उस सारी सीमाओं को समझते हुए फिर इस बात पे भी ध्यान जाता है कि वाकई में किसी देश में व्यवस्था का सिस्टम कैसा होगा जिसमें कि इलेक्शन के लिए पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। जब तक इलेक्शन में पैसा, बिना पैसे का इलेक्शन जब तक तय नहीं होगा तब तक कोई भी बड़ा काम हो पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सारी रूट वहीं पे है। प्रॉब्लम की सारी रूट वहीं पे है कि टिकट पाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा फिर कैसे उगाही होगी, तो मूल काम वहाँ पे है। तो इसका मतलब है केवल बातें कर, एक देखो यहाँ पे एक और बात कह दे रहा हूँ, एक धार्मिक सोच है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एक मार्क्सिस्ट सोच है सिस्टम बदल देंगे तो आदमी बदल जाएगा। ये दो प्रकार की सोच है, आदमी बदल जाएगा तो सिस्टम बदल जाएगा, सिस्टम बदल देंगे तो आदमी बदल जाएगा। ना तो आदमी मशीन है जो सिस्टम के बदलने से बदल जाएगा, सिस्टम के बदलने से इतना ही हो सकता है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा। सिस्टम मानव में चेतना का विकास कर देगा। आज से प्रधानमंत्री ने लिख के लाल किले से बोल दिया है कि मानव की चेतना का विकास किया जाएगा। इससे कोई चेतना विकसित होने वाली नहीं है ना। तो सबसे पहले बोलने वाले की चेतना का विकास होना होगा, है ना, जो कि इतना आसान नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि सिस्टम के ठीक होने से आदमी ठीक होगा, ये भी ठीक नहीं है। आदमी के सुधरने से सिस्टम ठीक होगा, ऐसा भी नहीं हुआ। तो शायद एजुकेशन ही वो जगह है जिसमें आदमी का स्वरूप क्या होगा और सिस्टम का स्वरूप क्या होगा, वो दोनों ही बताएगा। और 20 साल की एजुकेशन में आदमी इस तरह से तैयार होगा कि वो सही अर्थों में एक सिस्टम को चला सके, एक सिस्टम के लिए योग्यता रख पाए। ये दोनों पे ही काम करना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आशा की किरण, हाँ जी, अब बहुत काम की बात, क्वांटम लीप, लंबी छलांग हमने मारी है। क्या लंबी छलांग हमने मारी? पिछले 100 साल में एक लंबी छलांग हमने मारी कि यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है तो सुविधाओं का अंबार लगाया जा सकता है। ये यात्रा हमने 100 साल में पूरी की है। यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इंजीनियर, डॉक्टर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के थ्रू मास प्रोडक्शन हो सकता है, तो घर घर में मोबाइल और तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उसका सदुपयोग दुरुपयोग होना अलग तरह की बात है। लेकिन एक काम जो हमने कर दिया, एक काम जो हमने सफलतापूर्वक कर दिया, तो कम से कम जिंदा रहने की जो गरीबी थी उससे मुक्त हो गए। 12 घंटे जो जिंदा रहने में लग रहा था उसको क्रॉस कर गए हम, है ना। इसका प्रभाव क्या आया? इसका बड़ा प्रभाव आया है। कैसे? हमारे समय में जॉब मतलब 9 to 5 ही होता था, व्यापार मतलब 10-12 घंटे ही होता था। ये नई सोच आई है कि हम जॉब नहीं करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे। तो ऐसे तमाम युवा भी दिखाई देते हैं जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं,
और फ्रीलांसिंग अपने तरीके से कुछ काम करते हैं जिससे उनको लगता है उतना पैसा आ जाता है जितनी उनकी ज़रूरत है, बाकी समय वो अपने हॉबीज़ या जो भी उन्होंने सोचा है उसको परसू करने में लगाते हैं। एक दूसरा वर्ग पैदा हुआ है जिसने तय कर लिया कि 40 तक कमाऊंगा, उसके बाद मैं जीऊँगा। ऐसा भी एक वर्ग दिखाई देता है ना। और वो बात तो दिख ही रही है ना, कि कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग और पैदा हो रहा है जिसने 30 साल में वो सब देख लिया है जो पहले आदमी 50 तक नहीं देखता था, है ना। 30 साल में गाड़ी, मकान, शादी, बच्चा, इंडिया, फॉरेन, PhD, IIT, IIM सब निपटा के बैठ गया। अब ये आगे क्या करेगा? इसकी मजबूरी है अच्छा करना, इसकी मजबूरी है ज़िंदगी ढूंढना, इसकी खुशहाली है ज़िंदगी ढूंढना, है ना। तो ये जो आदमी के भीतर आकर्षण बढ़ा था, मेरा ऐसा मानना है तमाम ये हाइट वाले इंस्टीट्यूशंस में जाने का बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको हाइट दिख जाती है। अंतिम चोटी, जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली उसको लगता है मिल जाती तो बाहर आ जाती, और जिसने वो हाइट देख लिया उसको लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे चलो। तो इसका मतलब है कि हम IAS बने, कि IIT गए, कि डॉक्टर बने, कि बहुत पैसा कमा लिया, बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, फिर आपको दिखता है कि इससे ज़्यादा और क्या होगा, है ना। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, है ना। एक फैमिली के बच्चों ने अभी शिविर किया, दोनों बच्चे, उनकी पत्नियाँ। फादर ने मेरे को फ़ोन करके कहा कि इन बच्चों को आप जो कर रहे हो उसी काम में लगा लो, मैंने बहुत जीरो लगा के देख ली है, इससे कुछ नहीं निकला। 22,000 करोड़ का बिजनेस, है ना। फादर मेरे को बोलते हैं आप कुछ भी करो, जो आप कर रहे हो यही करने लायक है, मेरे बच्चों को इसी में लगा लो, है ना। मैंने बहुत जीरो लगा के देख ली हैं, कुछ नहीं निकलता। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव पार्ट ये है, मैं गुजरात में ऐसे तमाम बिजनेसमैन से मिलता हूँ, इनके 4,000 करोड़ का बिजनेस, 2,000 करोड़ का बिजनेस, है ना, और उनमें बहुत गुंजाइश है कि वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, जो आपने बात कही, है ना। तो ऐसा है। तो इसका मतलब है एक जगह से बात शुरू होगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, कुछ ना कुछ आगे बेहतरी की संभावना बनेगी। अब जो काम की बात कहने जा रहा हूँ वो सुन लीजिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब हमारे लिए लंबी छलांग क्या है। यदि तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा जा सकता है तो तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को भी समझा जा सकता है। यदि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार को समझा जा सकता है तो संबंध का उजड़ा हुआ संसार बसाया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग से मुक्त हुआ जा सकता है। ताली ठीक से बजा सकते हैं। तो ये एक बड़ी संभावना है कि एजुकेशन में हमने एक काम कर डाला, हमने तर्कपूर्वक जड़ संसार को समझा है, साइंस को समझा है, जूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सबको हमने लॉजिकली समझा है, क्लासरूम में हम उसको ले आए। यदि तर्क संसार को, चैतन्य मतलब मानव, यदि मानव को क्लासरूम में लाया जा सकता है और तर्कपूर्वक जिंदगी को समझा जा सकता है, तो अपने स्वयं में और अपने परिवार में जो हम जूझ रहे हैं, अपनों से जूझ रहे हैं, अपने में जूझ रहे हैं, यदि ये एनर्जी रिलीज़ होती है तो कितना बड़ा क्रिएशन हो सकता है ना। मानवीयता की बुलंद इमारत खड़ा करने की पर्याप्त ऊर्जा और योग्यता हमारे पास है। बोलो क्या लगता है? बोले फीस नहीं मांगते, छोटी मोटी चीज़ क्या मांगे, फीस नहीं मांगते, जिंदगी मांगते हैं। बोले कितने लोग जिंदगी लगाने तैयार? देख, सोच समझ के हाथ उठाना। हाँ, सोच समझ के हाथ उठाना। बढ़िया, शानदार, तैयारी कीजिए। अपनी ज़िंदगी के लिए हमारी ज़रूरत है। हाँ जी भैया, ये तर्क पूर्वक चैतन्य संसार, इसको थोड़ा और डिटेल में जो अभी हम कर रहे हैं, तर्क पूर्वक मानव को, जितनी बात अभी मैंने आपसे की, यूनिवर्सल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिसेबल है, दिखाई दे रहा है, तो हम मानव पे बात कर सकते हैं ना। क्लासरूम तो चल रही है, तो कोई प्रवचन तो नहीं है ना आपको ऐसा करना चाहिए और गुरुजी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपका भला मैं कर दूंगा, आप मेरा काम करो, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, है ना।
तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी कल्पनाशीलता आपके हाथ में है। अपनी कल्पनाशीलता को सही दिशा दिया जाए, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल ब्लूप्रिंट मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी में बाहर ला दूंगा। तो मानव को क्लासरूम में लाया जा सकता है, मानव का अध्ययन हो सकता है, यही चैतन्य को समझना। तो तर्कपूर्वक मानव को समझा जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ जी भैया सर, बात तर्क से जड़ संसार को समझने की और चैतन्य संसार को समझने की हो रही है, तो एक छोटी सी शेयरिंग मैं करना चाहता हूँ जी। एक रविंद्रनाथ ठाकुर बंगाली राइटर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर हुए थे। 1941 में चल बसे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ना? ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर जी। ठाकुर अलग थे जी। कहाँ के थे? बंगाली थे। हाँ जी। अच्छा, एक ही है क्या? एक ही होंगे। एक ही है? हाँ, मुझे नहीं पता, एक ही होंगे। तो उन्होंने एक 5-6 पेज की कहानी लिखी थी एजुकेशन के ऊपर, तोता। उसमें मैंने पढ़ी वो, तो आज भी बहुत शिक्षा व्यवस्था के ऊपर रिलीवेंट साबित होती है। पूरी की पूरी ऐसे ही हो रहा है कि अगर मेरे पास समय है तो मैं बहुत ही कम शब्दों में बोल दीजिए, सुना दूंगा। एक राजा होते हैं, राजा के राजमहल में एक तोता होता है, पैरट। तो बहुत ही नोटी तोता है, उड़ता फांदता फिरता रहता है, बड़ा ही बेसुरा बोलता है, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करता है राजमहल के अंदर। अब तोता प्यारा भी था राजा को, क्योंकि राजमहल का तोता था। तो राजा को ख्याल आया कि इसको थोड़ा डिसिप्लिन्ड और अच्छा तोता बनाया जाए। प्यारा था, छोड़ नहीं सकते थे बाहर, इसलिए बहुत ही प्रकांड पंडितों की, बहुत ही एजुकेशनिस्ट्स की व्यवस्था की गई कि इसको शिक्षा दीक्षा दी जाए तोते को। तो विश्व भर से बुलाए गए बहुत ही प्रकांड पंडित और एजुकेशनिस्ट्स, उनको बहुत मोटी तनख्वाह दी गई, राजकोष से बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया। उन्होंने, किसी ने कहा कि तोते को जो है एक अच्छी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, इसलिए एक पिंजरा बनाया जाए। पिंजरा बनाया गया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। उसमें तोते को रखा गया। तोता फिर भी कर्कश आवाज़ में ही गा रहा था, फिर भी वही नोटी और डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था। फिर किसी ने, दूसरे पंडित ने कहा कि पिंजरे में प्रॉब्लम है, इसकी धातु कुछ ठीक नहीं लग रही है, सोने का बनाया जाए इसको। सोने का बनाया गया पिंजरा, लेकिन तोते की बिहेवियर में कोई चेंज नहीं था। तो लास्ट में ऐसा करते करते बहुत रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन तोते की चेतना पर काम करने का ख्याल किसी को नहीं आया, और लास्ट में ऐसा हुआ कि तोता चल बसा, मर गया। आज भी स्कूलों में ऐसा ही हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था में ऐसा ही हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत ध्यान है, बहुत महंगी सैलरी लेकर टीचर काम कर रहे हैं, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है एजुकेशन को, खास करके दिल्ली सरकार में। लेकिन तोते की चेतना पर काम नहीं हो रहा है, तोता धीरे धीरे करके मर रहा है। बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो इसका मतलब है, इसको आगे ले चलते हैं। यदि तर्कपूर्वक चैतन्य संसार मतलब मानव को समझा जा सकता है, मानव को क्लासरूम में लाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि तो वो जानकर मानना वाला काम हो गया। यदि जानकर मानने का काम हो गया तो इसका मतलब है कि एक मानव स्वनियंत्रित हो जाता है। स्वनियंत्रित का मतलब है कि उसका भाव और विचार उसके नियंत्रण में है, उसका भाव और विचार उसके लिए सुखदायी है, वो स्वनियंत्रित हो गया। ऐसा स्वनियंत्रित मानव स्व अनुशासित ही होता है, उसको दूसरे को अनुशासित नहीं करना पड़ता है। विचार लाइन में लग गए तो चप्पल लाइन में लगी जाती है, चप्पल अव्यवस्थित है, विचार अव्यवस्थित है, ऐसा ही पता चलता है। स्व अनुशासित हो जाता है तो इसी का नाम स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का एक्सप्रेशन ही स्वराज्य है।
क्या मतलब? मैं देखता हूँ आप लोग नोट्स कितना मन लगा के लेते हो, छूट ना जाए कोई शब्द, और कॉपी यहीं छोड़ के जाओगे सोम भाई के लिए। या आपके ज्ञान में कोई कमी हो तो और पढ़ लेना, हमने अच्छे नोट्स बनाए। हाँ जी, नोट्स ना बनाते रह जाएं, बहुत यूट्यूब में मटेरियल है, बहुत मिल जाएगा, समझने का काम चलता रहे। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? स्वनियंत्रित का मतलब स्वानुशासित। अब दूसरा मेरे को अनुशासित नहीं करेगा, मैं खुद अपने आप को अनुशासित करता हूँ। स्वतंत्रता, स्वयं के तंत्र को समझ के जीना। तो स्वतंत्रता का मतलब है स्वयं को वातावरण के प्रभाव से मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। स्वयं को वातावरण के प्रभाव से मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। वातावरण मतलब स्वयं को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना ही स्वतंत्रता है। वातावरण मतलब आसपास का माहौल। वातावरण मतलब आसपास का माहौल। हाथ उठाओ। वातावरण मतलब आसपास का माहौल। अरे आसपास का माहौल नहीं, ये अंदर का माहौल। हम किसी आसपास के माहौल से प्रभावित नहीं होते। मेरे भीतर पद रखा है तो मेरे को पद दिखाई देता है, मेरे भीतर रूप रखा है तो रूप दिखाई देता है, मेरे भीतर गाड़ी रखी है तो गाड़ी दिखाई देती है। वातावरण मेरे अंदर है कि मैंने जिंदा रहने को जीना माना है। वातावरण मेरे अंदर है कि मैंने केवल इंद्रियों से सुख की तलाश की है। वातावरण मेरे अंदर है कि मैंने रूप बल धन से सम्मान की कामना की है। इतना ही मेरा सॉफ्टवेयर है। तो वातावरण बाहर नहीं है, बाहर केवल वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं। उन घटनाओं को मैं मेरी मान्यता से देखता हूँ। सामने एक महिला है, वो किसी को माँ दिखाई देती है, किसी को बेटी दिखाई देती है, किसी को कुछ और दिखाई देती है ना। सामने एक व्यक्ति है, वो सामने एक बिल्डिंग है, देखने वाले की निगाहें जैसी हैं वैसा दिखता है। तो जो सामने है वो नहीं दिखता है, निगाहें जैसी हैं वैसा दिखता है। तो निगाहें वैसी हैं जैसी मेरी कंडीशनिंग है, जैसी मेरी मान्यताएं हैं। तो वातावरण मेरे अंदर है, उस वातावरण के उन मान्यताओं के दबाव से मुक्त कर लेना स्वतंत्रता है। तो मुझको मुक्त होना है, अपनी मान्यताओं से मुक्त होना है, मेरी मान्यताओं के दबाव से मुक्त होना है। बाहर कोई चीज़ नहीं है जिससे मेरे को मुक्त होना है। भैया इधर हाँ, थोड़ा सा मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से। तो जैसे कि अभी तक हमने देखा कि जो नियंत्रण अनुशासन के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई थी। तो वो अनुशासन तो नहीं हुआ, शासन हो गया, मतलब वो दूसरे का शासन हो गया। तो वहाँ पे जैसे ही अनुशासन की स्थिति में हमने किसी चीज़ को समझा कि हमें अनुशासित करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं आकर के वो बंधन जैसा लगने लगा कि ऐसा ये सिस्टम हो रहा है। तो अभी आपने बताया कि स्वनियंत्रण से ही स्व अनुशासन आता है कि हम जो जैसे कि हमारे विचार और हमारे भाव है उनको हम समझ रहे होते हैं, हम महसूस कर पा रहे होते हैं कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कैसे व्यवहार कर रहा हूँ। तो अपने आप में एक मेरा अनुशासन बन रहा है उसके अंदर, तो मैं अपने आप में एक फ्रीडम फील कर पाता हूँ। यही फ्रीडम है। तो ये तो अभी जैसे समझ में आ गया। तो लेकिन अभी आपने जो अभी दूसरा बोला वो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि वातावरण और संस्कार से ही मेरी मान्यता, मतलब वातावरण मतलब संस्कार और मेरी जो मान्यता है वो वातावरण से तो आई है भाई। आई तो मेरे अंदर ही है। हाँ, तो जूझना किससे है?
खुद से ही है। फिर उतना ही बोल रहा हूँ। तो उसमें वातावरण का प्रभाव कहीं ना कहीं तो है। वातावरण अंदर है, अंदर तो ही है, बाहर भी है। अंदर है तो बाहर दिखता है, अंदर नहीं है तो बाहर नहीं दिखता है। भाई अंदर जो भाई मैं किसी गली से गुजर के जा रहा हूँ, है ना, और मेरे को यदि कुत्ते से डर है तो मेरे को ढूंढ ढूंढ के कुत्ता दिखाई देता है, और यदि मेरे को कुत्ते से कोई डर नहीं है, गली में कुत्ता था मैंने देखा ही नहीं, तो आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हो, वही दिखता है जो वातावरण इधर है। तो वो संस्कार से बना हुआ है या मान्यताओं से? अंदर का जो अभी तो वातावरण, जिसको संस्कार बोल रहे हैं वो मान्यता ही है। हाँ, जब वो समझ के बोध वाला जब संस्कार आएगा तो उसकी स्थिति अलग होगी। ठीक बात। कुछ कन्फ्यूजन है, अभी सेट नहीं हुआ है। हाँ हाँ, तो पहले आर्टिकुलेट ठीक से करो फिर करेंगे। ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे बच्चे अनुशासित क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे हिसाब से 4 बजे उठना अनुशासन है, बड़ों के पैर छूना अनुशासन है, टाइम से पहुंचना अनुशासन है। अरे टाइम मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है जब जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। टाइम मैनेजमेंट सब गर्म हवा। जब कोई लक्ष्य सेट नहीं हुआ तो उसके लिए टाइम क्या मैनेज करोगे? भाई हमने आईटी क्रैक कर दिया, आईएम क्रैक कर दिया, आईएएस बन गए, मंत्री बन गए, 4000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, अब बोल रहे हैं यार कुछ निकला नहीं, तो कहाँ गया टाइम? तो इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट तब है जब सही अर्थों में लक्ष्य के लिए समय का नियोजन है, लक्ष्य निश्चित नहीं हुआ है। अब कितना भी टाइम मैनेज करो, पहुंच गए तो भी कहीं नहीं पहुंच रहे, और नहीं पहुंच रहे तो नहीं पहुंच रहे। तो लक्ष्य को पहचानना मूल काम है। एक बार लक्ष्य पहचान में आ जाए, है ना, आपको प्यार हो गया था तो भरी दोपहरी में आधा घंटा पहले ही जाके खड़े हो जाते थे। टाइम मैनेज होता है कि नहीं होता है ना? तब आपको टाइम बिल्कुल ख्याल रहता है। तो लक्ष्य से जब प्यार होता है तो 24 घंटे वही दिखता है, सब टाइम मैनेज होता है। हमारा शरीर कम रहे ज़्यादा रहे, हेडेक रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, शो नहीं रुकेगा, शो जारी रहेगा, है ना। हाँ, शरीर बिस्तर पे आ गया उस दिन बात अलग है। तो जो लक्ष्य आपको स्वीकार हो जाता है उसके लिए पूरी आपकी ताकत लगी ही रहती है। तो लक्ष्य से प्यार होता है। टाइम मैनेजमेंट तो मजदूरों का काम है, मजदूरी है। लक्ष्य से प्यार होता है। कुछ चीज़ें हैं जो बाई प्रोडक्ट हैं। लक्ष्य स्वीकार हो गया, अपने आप टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसका मतलब लक्ष्य समझ में नहीं आया, इसका मतलब मजदूरी है। कैसा लग रहा है? कोई कोई बात मेरी बोली हुई आपको खराब लग सकती है, मेरा भाव अच्छा रहता है। जब खराब लग जाए तो भाव पकड़ लेना। लेकिन ये मतलब नहीं ध्यान देंगे ना तो बहुत सारी और चीज़ों में हम अटके हुए हैं। तो जो बहुत सारे ऑफ शूट हैं उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर पकड़ने की ज़रूरत है। सेंटर पकड़ लिया, बाकी सारी चीज़ें मैनेज होंगी। है क्या हुआ? लक्ष्य कैसे पकड़े? हेलो भैया, मेरे से क्वेश्चन ये है कि आपने हर चीज़ को लिया है कि ये परिवार में और मानव से। अब जो परिवार में जो बड़े हो गए हैं, अब हम बच्चे हो गए, उसके बाद में बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अब वो 2 साल 4 साल के बच्चे को कैसे पता लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट या उसको क्या लक्ष्य का क्या पता लगेगा? अगर हम नहीं बताएंगे तो उसको स्कूल कैसे जाएगा वो? अब इस हिसाब से तो फिर स्कूल ही बंद कर देने चाहिए, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए। इतना परेशान हुए हो, 2 दिन स्कूल मत जाने दो उसको महसूस होने दो ना। मैंने तो नहीं बोला आप चप्पल लाइन में लगाओ भैया, वही और तो देखना अभी कल परसों से कैसे लाइन में लगेंगे। भैया आपने ये बात अभी सुनो, हाँ जी, यही एक कैंपस में अभी 180 लोग रह रहे हैं जी भैया। किसी को बोलना पड़ता है टाइम से आओ? भैया देखो, छोटे बच्चे हैं ना जी भैया। इसका मतलब इतना हुआ कि यदि कोई एक्टिविटी मेरे लिए सुखदायी होती है तो मेरे को खुद ही टाइम याद रहता है। इसका मतलब है कि टाइम याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, उस एक्टिविटी को सुखदायी बनाने की ज़रूरत है। हम एक स्कूल चला रहे हैं, उसमें बच्चे बोलते हैं कि आप छुट्टी क्यों करते हो? छुट्टी क्यों करते हो? क्योंकि हमको स्कूल जाना अच्छा लगता है, आप छुट्टी कर देते हो। तो इसका मतलब है कि जब मेरे को कोई चीज़ से प्यार होता है मैं तो टाइम के पहले ही आगे पहुंच जाता हूँ। पर उसकी परसेंटेज बहुत कम है भैया।
उसके परसेंटेज बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वही तो बढ़ाने के लिए तो पेरेंट्स करते उसके हैं लिए कि कुछ भाई समझने की ज़रूरत है, और क्या। नहीं, हम तो समझे, फिर बस। उसको टाइम से नहीं छोड़ेंगे तो वो कैसे जाएगा स्कूल में, लेट हो टाइम से जाएगा। नहीं छोड़ेंगे का मतलब है कि टाइम से, भाई उसके लिए मना थोड़ी हो रहा है, हाँ जी। लेकिन वो फिर खुश होके होता है, वो टाइम के दबाव में नहीं होता है। मैं खुश होके किसी जगह राइट टाइम पे पहुंच जाता हूँ, मैं किसी दबाव में पहुंचता हूँ, वो बात सही है सर। बस खुश उतना ही होके- तय करना है। यार मजदूरी के लिए पैदा नहीं हुए हम लोग। आदमी खाता कितना है, आदमी की ज़रूरतें कितनी है, तो किसके 200 लिए ग्राम। मजदूरी करें भाई। ज़िंदगी में कुछ बढ़िया क्रिएट नहीं करेंगे ज़िंदगी में, और कम से कम अब जिन बच्चों को, आपको कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आप कमाओगे नहीं तो खाने नहीं मिलेगा, घर का किराया नहीं जाएगा, अब तो कुछ अच्छा किया जाए, जम के जिया जाए। भैया मैं अपने ऑफिस की आपको एक बात बोलता हूँ। मेरे ऑफिस में 22-25 लड़के काम करते हैं, ठीक है। कहाँ काम करते हो? अ, दिल्ली आप? दिल्ली ऑफिस में ही काम करते हैं, मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं। प्राइवेट कोई कंपनी? हाँ, मेरा ऑप्टिकल्स का काम है, होलसेल का। हाँ हाँ हाँ, अब याद आ गया, पुष्कर से यार। नहीं सर, भिवानी से था मैं। हाँ हाँ। तो उसमें यही एक समस्या है, मैंने सबको बायोमेट्रिक्स लगा दिया, सबको टाइमिंग लगा दिया, फिर भी वो टाइम से नहीं आता, उसकी सैलरी भी कट जाती है, वो खुश रहता है, वो कह रहा है जी काट लो। तो कई बार आप बात जो आपने सिखाया कि मानव होना चाहिए, मैं मानव के हिसाब से देखता हूँ, तो फिर भी पैसे दे देता हूँ उनको मैं, चलो भाई ठीक है। अब 2 बार पैसे नहीं भी दिए तो भी वो इसी टाइम से आते हैं, तो क्या रहा फिर उसको सिस्टम, या उसको क्या बोलेगा? दोनों का सॉफ्टवेयर में कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो समझना पड़ेगा ना कि वो क्या मानता है और क्यों टाइम से नहीं आता है, और तो, मैं क्यों मानता हूँ कि टाइम से आए। वो तो या तो एक वर्क एलोकेट हो गया, भाई आपको एक काम दिया था आपने कर दिया, फिर आप 9 बजे आए कि 10 बजे आए, यस यस यस। भाई वो 9 भाई आप उसका एक काम है, उस काम को 10 बजे आता है तो भी कर देता है, हाँ। तो आपको भी क्या दिक्कत है? वो नहीं करते ना सर, यही तो दिक्कत है। हाँ, तो नहीं करता है तो समझना पड़ेगा दोनों की मानसिकता क्या है। तो हमने चेतना पे काम नहीं किया है, और आदमी को मशीन बना के काम कराना चाहते हैं, वो एक दिन में ठीक नहीं होगा। आपको भी, आपका भी समझना एक दिन में नहीं होगा, उनका समझना भी एक दिन में नहीं होगा, तब तक ना समझे टैक्स है, झेलो। तो वही तो, अब जैसे मान लो स्टाफ है, अगर स्टाफ को नहीं बताएंगे, ऐसे बच्चे हो गए, जैसे बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे भी क्या नहीं नहीं बताओ, लक्ष्य सब कुछ है ही नहीं, सब चले जा रहे हैं, भागे जा सब रहे हैं, करके देख लिया ना, हाँ जी नहीं निकल रहा है ना, हाँ जी। इसका इतना ही मतलब है, तब तक थोड़ा बीच में सिस्टम चलाया जाए। बहुत परेशान वो लोग ऐसा बोलते हैं कि 80% रिजल्ट पाने के लिए 20% एनर्जी लगती है, और बाकी बचा हुआ 20% पाने के लिए 80% लगती है। तो 80% रिजल्ट में खुश रहो, बाकी ऊर्जा समझने समझाने में लगाओ। काय को 100% चाहिए, इतना ही होगा ना, तो टाइम से आ जाएंगे, थोड़ा 4 पैसे और ज़्यादा आ जाएंगे, क्या है, सब यहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? बात पैसे की नहीं है ना, उससे ही क्या होता है कि पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। बिगड़ ये जाता है कि अगर 3 लड़के लेट आते हैं तो 22 लड़के भी फिर वापस से लेट हो जाते तो 3 को किक कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? अब उनको बाहर निकाल या दें तो आदमी बदल जाए या आदमी बदल दो, वही तो दिक्कत है फिर, वो भी दिक्कत है। वो दिक्कत है सर। क्यों? वो दिक्कत ये है सर, वो 20 साल आदमी काम करता, मैंने तो अभी एक से उदाहरण दिया है, जो 20 साल मेरे साथ में काम करता हुआ रहा, उसको एकदम से कैसे निकाल दोगे आप? वो भी तो एक समस्या है ना सर। फिर देर से आने दो, क्या है? फिर तो आ ही रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, फिर तो ऐसे ही प्रोग्राम तो चल ही रहा है। चित भी मेरी पट भी मेरी, कैसे चले? आपने सर ये बताया ना, बच्चों की मतलब स्वतंत्रता, मतलब इसका उसके लिए मतलब मैं बोल रहा है, हूँ। अरे इसका मतलब ये है, जब मैं अपने आप में व्यवस्थित होता हूँ, दूसरा बिना कहे व्यवस्थित होना ही चाहता है, ही ठीक है, उसका वो उसका फिर उसके बीच में, हमारे बीच में संवाद की बात हो सकती है। और जब अचानक घाव इतना बड़ा हो गया, नासूर हो गया, अब हम सोचेंगे कि अब ये ठीक हो जाए, तो कई बार फिर काटना ही पड़ता है। वो बात सही। तो इसका मतलब है कि अपन समझें, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके साथ अच्छे रिजल्ट की कामना करें, जो पुराने लोग हैं, ग्रोन अप हैं, उनके साथ उतने बड़े रिजल्ट की कामना ना करें, ठीक बात है, वो बीच में ही चलेगा। ठीक है सर। इसी पॉइंट पे जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे ना, कि 3 सर्कल हैं, एक मेरा परिवार जो नज़दीकी और एक बाहरी है। जैसे यहाँ पर सोल्यूशन दी गया कि अगर नासूर है तो काट दिया जाए या उनको किक कर दिया जाए, नए लोग ले, आदमी बदल दो या आदमी को बदल लो। जब हम कल बात कर रहे थे कि वो पार्टनरशिप की जो बात कर रहे थे, एक हस्बैंड वाइफ की, तो उस केस में यही इक्वेशन हम नहीं देख रहे हैं, फिर उसमें हम कुछ और देख रहे हैं। नहीं, वही नहीं, मैंने लास्ट में ये भी बात बोली थी कि एक्सट्रीम सिचुएशन होगा तो वो सोचना ही होगा, पर ये कोई जनरल सोल्यूशन नहीं है ना। और उसके लिए ये भी बोला था कि एक बार पहले ये भी जांच लें कि उसकी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम मैं हूँ, ये भी हो सकता है। हमको प्रॉब्लम दूसरे में दिखाई देती है कि उसको ठीक होना है, जबकि ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आप भी हैं और आपको ठीक होना है,
इसका मतलब है कि ठीक होने का कोई फ्रेम क्या होगा, यूनिवर्सल फ्रेम क्या होगा। तो 8 दिन में हमारे पास यूनिवर्सल फ्रेम आ जाएगा। उस फ्रेम में, उस आईने में देखने से आपको अपनी पिक्चर दिखाई दे जाएगी। यदि अपने भीतर से आवाज़ आती है कि मैं तो 100% हो गया हूँ, फिर जो निर्णय लेना है ले लो, है ना। लेकिन मैं ही यदि 40% पे हूँ तो पहले अपना काम तो करूँ। तो हमेशा मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी ऐसा नहीं। हाँ जी, ठीक हो गया। निष्कर्ष तो देखिए इस चर्चा में फाइनली क्या निकला। तो अभी क्या हो गया, सारे मंत्रालय क्यों असफल हो गए। तो मन जो है वो मंत्र से संपन्न नहीं होगा। मंत्र मतलब मनः तारयते इति मंत्र, मंत्र मतलब समाधान। यदि मन में समाधान नहीं होगा तो वो मन जो है मंत्री नहीं हो सकता। मंत्री नहीं होगा तो मंत्रालय नहीं चलने वाला। क्या दिख रहा है आपको? आपको मंत्रालय दूसरा दिख रहा होगा, मैं घर की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम हर व्यक्ति मन है, मन से संचालित है, उसके पास समाधान होगा, मंत्र होगा तो वो मंत्री है, और तो उसका घर का मंत्रालय चलेगा। और घर का मंत्रालय चलेगा तो सभी स्वनियंत्रित होंगे, सभी स्वनियंत्रित होंगे तो स्वानुशासित होंगे, तो स्वानुशासित होंगे। इसका नाम व्यवस्था है। यदि मंत्र के पास मंत्री नहीं होगा तो उसका मंत्री होना खतरे में आ गया, उसका मंत्रालय खतरे में आ गया। वो पर अनुशासन करना चाहेगा, प्रशासन चलाना चाहेगा, है ना। और इसमें आदमी पर नियंत्रित है, जिसमें आपस में विरोध रहता ही है, अविश्वास होता ही है, और ये फाइनली अव्यवस्था में जाएगा। तो मंत्री बने बिना गुजारा नहीं। मेरे पास समाधान होगा, मेरे पास सॉल्यूशन होगा, मैं स्वनियंत्रित होऊंगा, है ना, तभी मैं दूसरों को नियंत्रित, दूसरों के साथ व्यवस्था बना सकता हूँ। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा। कहाँ हो? हाँ, जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और आप बोल रहे थे कि सबका गोल एक है, तो टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जब हमको ज़िंदगी का लक्ष्य समझ में आ जाता है तो पूरी ज़िंदगी उसके अनुसार अपने आप ही चलने लगती है। टाइम मैनेजमेंट खुद ब खुद होने लगता है और उसको हम प्लान फिर कर ही लेते हैं। तो किसी दबाव में टाइम मैनेज करना और खुशी से अपने टाइम को सेट करना, दोनों में फ़र्क है कि नहीं? बस उतनी ही बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट गलत है। लक्ष्य के बिना टाइम मैनेजमेंट करके कहाँ जाओगे? एक लक्ष्य होता है, उसके मल्टीपल सब गोल्स भी होते हैं ना। हाँ, पहले उस लक्ष्य को पहचान लेते हैं, फिर सब गोल्स को पहचानेंगे। तो उन मल्टीपल सब गोल्स को अचीव करने के लिए यूँ तो पहले लक्ष्य तो लक्ष्य के लिए सब गोल्स होंगे कि कोई भी सब गोल्स मिला के लक्ष्य बन जाएगा? नहीं, लक्ष्य के लिए सब गोल्स। तो पहले लक्ष्य को पहचानते हैं, फिर सब गोल्स को पहचानेंगे, फिर टाइम को पहचानेंगे। हाँ जी, बोलिए, कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? तो वर्तमान में कहाँ खड़े हैं? वर्तमान में कहाँ खड़े हैं? तो वर्तमान व्यवस्था हमको समझ में आया। अभी जिस व्यवस्था को हम बोल रहे हैं, देखो उसका नाम है शासन व्यवस्था। शासन का मतलब पर नियंत्रण है कि स्वनियंत्रण है? पर नियंत्रण है, नियंत्रण, पर नियंत्रण। यहां बैठे लोगों में से कितने लोग दूसरों के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं? यहां बैठे लोगों में से कितने लोग दूसरों के द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं? कितने लोग शासन करना चाहते हैं? हाँ, शासन तो ठीक है।
हाँ, शासन तो ठीक। अब कौन से ग्रह से लोग लाए जाएं आपका शौक पूरा करने के लिए? ये है प्रॉब्लम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान जिसको हम शासन व्यवस्था क्या, हम इस शासन व्यवस्था को एक शब्द मानते हैं। शासन व्यवस्था दो शब्द हैं। हम शासन से व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं। शासन क्या है? पर नियंत्रण। मैं दूसरों को नियंत्रित करूंगा और उससे सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। अब पर नियंत्रित कोई होना नहीं चाहता, तो इसका मतलब है वर्तमान शासन को देखें तो उसमें सभी इकाइयां परस्पर पूरक हैं कि परस्पर विरोधी हैं? बॉटम अप है कि टॉप डाउन है? सभी इकाइयां शक्ति संपन्न हैं कि शक्ति केंद्रित है? आपको ध्यान है कि नहीं है, पीएम, सीएम और सेक्रेटरी से नीचे क्या नहीं आता है? उसके नीचे सब एग्जीक्यूटिव है। जो विज़न है, जो पॉलिसी मेकिंग है, वो पीएम, सीएम, सेक्रेटरी तक आता है। उसके नीचे की पूरी सिस्टम केवल उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो सोचने का अधिकार केवल इनको है, क्या करना है, कैसे करना है, वो नीचे है। तो शक्ति केंद्रित है। एक व्यक्ति पूरे देश के लिए सोच देगा, एक व्यक्ति पूरे राज्य के लिए सोच देगा, उसको सारी अकल आ जाती है अचानक। ऐसा होगा? है ना। पीडब्ल्यूडी चलाना अलग दुनिया है, शिक्षा विभाग चलाना अलग दुनिया है। बिल्डिंग बनाने का टेक्नोलॉजी अलग है, आदमी बनाने का टेक्नोलॉजी अलग है, और सारे निर्णय हम लेंगे कहाँ क्या करना है आपको, है ना। अभी हमारे पास जब से ये सब कार्यक्रम चले हैं तो कुछ कुछ जगह से फ़ोन आ जाते हैं। तो कोई शिक्षा मंत्री से बात होती है, वो कहता है कि मेरे पास फंड है, कहाँ खर्च करूं कि दिल्ली जैसा काम हो जाए। फंड से काम होता है यार, घर नहीं चल जाता फंड से। फंड से ना घर चलता है ना, ना कोई डिपार्टमेंट चलता है, ना कोई कंपनी चलती है। कोई व्यक्ति होता है जो उस फंड को सही जगह लगा के कंपनी को कहीं पहुंचा देता है ना। पैसे से दुनिया नहीं चल रही है। पैसा चल रहा है, कोई विजन से चलता है, कि कोई आइडिया से चलता है, कोई कैपेसिटी से चलता है। हाँ, पैसा ब्याज पे देने से पैसा आता है, ये बात ठीक है। तो शक्ति केंद्रित है, ये स्वानुशासित है, ये स्वानुशासित है ना। स्वनियंत्रित है कि पर नियंत्रित है? पर नियंत्रित है। इकाई का आचरण निश्चित है, अनिश्चित है। स्वयं अनिश्चित आचरण के साथ जीते हुए दूसरे को नियंत्रित करने का प्रयास कहाँ सफल होगा? स्वयं में व्यवस्था है, स्वयं में अव्यवस्था, जिंदा रहने को जीना मानते हुए व्यवस्था होगी कि पूरी अव्यवस्था होगी? इसका नाम शासन है। चाहे घर का शासन है, चाहे स्कूल का शासन है, झंझट ही झंझट है। बोलिए, कोई कमी है तो बोलिए, असहमत होने का प्रयास बनाए रखिए। क्यों चीज़ें असफल हो रही हैं इतनी मेहनत के बावजूद, उसके रूट्स हमको पकड़ में आएंगे, और कैसे सफल होगा फिर उसके रूट्स भी पकड़ में आएंगे। हाँ जी, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? स्वनियंत्रण। सॉल्यूशन क्या है? स्वनियंत्रण। पूरी नेचर में कहीं भी शासन नहीं है। हमारी बनाई हुई कोई भी व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है। पूरी नेचर में कहीं भी शासन नहीं है, सब जगह स्वनियंत्रण है। हमारी बनाई हुई एक भी व्यवस्था शासन से मुक्त नहीं है। तो फिर ये घूम फिर के आएगा कि हमको स्वनियंत्रित होना है कि दूसरे को नियंत्रित करना है ना। हमको चलना है कि दूसरे को चलाना है ना। स्वानुशासित होना है कि शासन करना है? जो स्वानुशासित होते हैं, जो स्वानुशासित होते हैं,
उनसे दूसरे स्वानुशासित होने की प्रेरणा पाते ही हैं, फिर वो स्वानुशासित होना चाहते ही हैं और परस्पर सहयोग सफल हो जाता है। जो स्वानुशासित नहीं होता उसके भीतर स्वानुशासित ना होने का फ्रस्ट्रेशन, स्वानुशासित ना होने की कुंठा होती है। अपने उस कुंठा को भरने के लिए दूसरों को हाँक के, अपने अहंकार का पोषण करके अपने कुंठा को भरने का असफल प्रयास। ये बात पहुंच रही? फिर से रिपीट कर देता हूं, बढ़िया बात है, इंपॉर्टेंट बात है। जो स्वानुशासित होता है, स्वनियंत्रित होता है, वो अपने में तृप्ति के साथ होता है। जो खुद को चलाता है उसको दूसरे को चलाने के लिए, दूसरे को चलाने की उसको आवश्यकता नहीं लगती है। जो स्वनियंत्रित नहीं है उसमें स्वनियंत्रित ना होने का फ्रस्ट्रेशन है, पीड़ा है ना। तो स्वनियंत्रित ना होने की पीड़ा को दूसरों को हाँक के, दूसरों को चला के, अपने अहंकार का पोषण करके अपनी उस पीड़ा को भरने का असफल प्रयास। बात पहुंचे? क्या लगता है, स्वानुशासन का मॉडल सफल है कि शासन का मॉडल सफल है? आज भी देख लीजिए, तमाम धर्म गुरुओं के सम्मेलन देखिए, आज भी वहाँ कोई पुलिस की आवश्यकता नहीं रहती है। सारे लोग खुद ही पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे होते हैं, है ना। जब लोग स्वानुशासित थोड़ी मात्रा में भी होने लगते हैं, चीज़ें अपने आप ऑर्गेनाइज होने लगती हैं। वहाँ कोई दूसरा नियंत्रित नहीं करता है। इतने बड़े बड़े सम्मेलन, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं देश में, और वो सब अपने आप होते रहते हैं। फंडिंग भी अपने आप हो जाती है, लोग अपने आप लगे रहते हैं, पूरा कार्यक्रम संभालते हैं। तमाम संस्थाओं में जाकर देख लीजिए, ठीक है, अपनी जगह प्रॉब्लम अपनी जगह है, जितनी मात्रा में नहीं हुआ है। तो इससे समझ में आता है। अपने घर को भी देख लीजिए, तो एक आदमी के स्वनियंत्रित होने से घर चलेगा कि सभी के स्वनियंत्रित होने से चलेगा? सभी के स्वनियंत्रित होने से चलेगा। इसलिए सभी को अध्ययन करना होगा। पढ़ना लिखना हमको कैसे आया? सबने पढ़ना लिखना समझा तो सबने सबको पढ़ना लिखना आया। सभी स्वनियंत्रित होंगे तो आपस में ठीक से रह पाएंगे। तो यात्रा कैसे होगी? यात्रा कैसे होगी? इसके लिए क्रांति करना होगा, किसी का विरोध करना होगा। क्रांति करना होगा कि विरोध करना होगा? क्रांति। तो ना क्रांति होगी ना विरोध होगा। अभी एक व्यक्ति अपने आप में भ्रम के साथ है, वो जिंदा रहने को जीना मानता है। वो अपने आप में कुशासन का, ना उसका टाइम मैनेज होता है, ना उसका उठना मैनेज होता है, ना खाना मैनेज होता है, ना कोई लक्ष्य है। लक्ष्य भी है तो अधूरा है, पहुंच गए तो कहीं नहीं पहुंचे, सब प्रॉब्लम। ये बहुत ऐसा वाला ज़िंदगी। अब इसको पहली बार पता चलता है कि नहीं भाई, जिंदा रहना जीना नहीं है, ये जीना कुछ अलग। तो जीने का प्रस्ताव मिलता है, जीने का प्रस्ताव मिलता है, और उसमें लॉजिकल एक्सेप्टेंस हो जाता है। लॉजिकली वो स्वीकार पाता है तो कम से कम उसको मानने की जगह बन जाती है। अभी जाना नहीं है, मानना हो जाता है तो कुशासन से सुशासन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसको एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है और अपने में ही अधूरापन दिखने लगता है। जहाँ जहाँ अधूरापन दिखता है उसकी रोशनी में, प्रस्ताव की रोशनी में अपने आप को गाइड करना शुरू करता है। इसको बोलते हैं अनुकरण, अनुसरण, अनुकरण। शिक्षा के 4 पिलर हैं, अनुसरण, अनुकरण, अनुशासन और फाइनली अनुशासन और फाइनली स्वानुशासन। ये शिक्षा के 4 पिलर हैं, आदमी के इवोल्यूशन के 4 पिलर हैं। सुशासन, अनुसरण मतलब जैसे एक बच्चा डायरेक्टली कॉपी करता है, दूसरे के आचरण को कॉपी करता है, इसका मतलब अनुसरण है। जब वो अपना लॉजिक प्रयोग करने लगता है उसका मतलब अनुकरण है, ठीक है।
और जब वो उसको अपने में स्थिर करने लगता है, उसकी अपनी जर्नी में वो होने लगता है, इसका नाम अनुशासन है। जब उसकी निरंतरता हो गई तो ये स्व अनुशासन है। इसलिए कोई पॉइंट आएगा सुशासन से वो स्वनियंत्रण को पा जाएगा, स्वनियंत्रित हो गया, वो व्यवस्थित हो गया, ऐसा व्यवस्था को पा जाएगा। तो सारी एक व्यक्ति की यात्रा कैसी है? कुशासन से लॉजिकल एक्सेप्टेंस से सुशासन, वो आचरण में स्वीकार हो जाए तो व्यवस्थित हो गया। तो एक व्यक्ति की यात्रा कुशासन से सुशासन, सुशासन से स्वनियंत्रण। एक परिवार की यात्रा कैसे होगी? परिवार की यात्रा भी ऐसे ही है, संस्था की यात्रा भी ऐसे ही है, देश की यात्रा भी ऐसे ही है, दुनिया की यात्रा भी इतनी ही है। जय हो, मंगल। कोई स्ट्रगल नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई झंझट नहीं, ना किसी का खंडन, ना किसी का मंडन, केवल भ्रम का मुंडन संस्कार। लिख डालिए क्या समझ में आया इस पूरी चर्चा से, क्या समझ में आया, कहाँ खड़े हैं, किधर जा रहे हैं, क्या गैप्स हैं, कैसे पूरा होंगे। अनुशासन का थोड़ा, अनुशासन का मतलब है, टेक्निकली कहेंगे साक्षात्कार। भैया वो शक्ति केंद्रीय का मतलब क्या? कहा शक्ति केंद्रित का मतलब है कि नेचर में देखेंगे एक सेल अपने आप में कंप्लीट यूनिट है, एटम अपने आप में कंप्लीट यूनिट है ना। तो नेचर में देखेंगे तो मानव अपने आप में कंप्लीट यूनिट है ना। आम अपने आप में कंप्लीट यूनिट है, ठीक है। अब शासन में देखेंगे तो कंप्लीट यूनिट नहीं है। नीचे वाले को ऊपर वाले का मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं है, ऊपर वाले को नीचे वाले का मूल्यांकन करने का अधिकार है। जब तक दोनों में एक दूसरे का मूल्यांकन करके उससे सहमत, जैसे इन्होंने कहा अभी बायोमेट्रिक लगा लिया, सब कर लिया, तो इनका मूल्यांकन वर्कर के लिए अलग है, वर्कर का मूल्यांकन इनके लिए अलग है। दोनों का मूल्यांकन अलग होने से हमारी सहमतियां अलग हैं, हमारे चलने का तरीका अलग है, इसलिए व्यवस्था नहीं होगी। दोनों की योग्यता, दोनों में चेतना विकास होना, ये मतलब हुआ। सर ये चेतना वर्ड है और जो चैतन्य वर्ड है, इसको थोड़ा आप तोड़ के बता सकते हैं तो कहाँ से आया है? और चलो ब्रेक के बाद करते हैं। बढ़िया, ब्रेक कर दें? ठीक है जी, तो सूचना है सुन लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे 3 बजे। सभी को नमस्कार। कुछ व्यवस्था संबंधी सूचनाएं हैं।